क्या सर ये प्रोफेशनल एथिक्स कम पेजेस में कवर हो सकता है क्या? यस, हमने प्रोफेशनल एथिक्स को 10 पेजेस के अंदर कवर किया है। तो सर क्या आपने सिर्फ क्लोजेस को कवर किया है? नहीं, पूरा की पूरा प्रोफेशनल एथिक्स इन जस्ट 10 पेजेस के अंदर हमने कवर किया है। इसके अंदर सारी चीजें कवर की है, बट हम इसको एक टाइप से ओवरव्यू लेके चलेंगे। आप पूरा पूरा इस पे डिपेंड नहीं हो सकते। 1.5 डेज में आपको डिपेंड होना है तो ये 10 पेजेस के ऊपर डिपेंड हो सकते हो, क्योंकि आपको डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि देखो, प्रोफेशनल एथिक्स में इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम 1 आवर के अंदर प्रोफेशनल एथिक्स को कवर करेंगे, जो कि आप मल्टीपल टाइम इस वीडियो को देखोगे, मल्टीपल टाइम देखोगे तो वो चीजें आपको रिटेन होने लग जाएगी, क्लोजेस आपको लर्न होने लग जाएंगे। बट यहां पे हम समझेंगे नहीं। समझने वाला काम हमारी मेरी डिटेल्ड रिवीजन वीडियो को देख सकते हो। यहां पे हम समझेंगे नहीं, यहां पे हम जस्ट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सर अगर मुझे समझना है प्रोफेशनल एथिक्स को, या फिर मुझे एसेज में दिक्कत आ रही है, मैं कवर नहीं कर पा रहा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे, एमसीक्यू सोल्व नहीं हो पा रहे, तो उससे रिलेटेड हमारे एक बैच है, एसए विद एथिक्स बैच है, जिसके अंदर हमने एसए, एसआरएस, एसआरई, प्रोफेशनल एथिक्स विद क्वेश्चंस। यस, प्रोफेशनल एथिक्स के हमने 100+ क्वेश्चन सोल्व करें क्लास के अंदर ही। कितने आवर्स के अंदर सर? 38 आवर्स के अंदर। इट मीन जस्ट आप 13 डेज के अंदर 75% ऑफ द पोर्शन ऑफ ऑडिट सिलेबस आप कवर कर लोगे इस बैच के अंदर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, तो यहां पे आपको एक टाइप से बूस्ट मिल जाएगा ऑडिट सिलेबस के अंदर। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये पर्टिकुलर हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सिंप्लीफायर बुक चाहिए तो वो भी आप वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर पेज मैंने अपने सिंप्लीफायर बुक का लगाया है, क्योंकि हमको पता है हम रिवीजन कैसे करते हैं सर प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर, 4 पार्ट में डिवाइड करके। कौन कौन से पार्ट के अंदर? सबसे पहला आएगा बेसिक, पार्ट 1 हमारा बेसिक आ जाएगा। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का पार्ट 2 आएगा। फिर पार्ट 3 आएगा हमारे शेड्यूल्स के रिगार्डिंग। और फिर हमारा पार्ट 4 आएगा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और रीसेंट डिसीजंस के रिगार्डिंग। ऐसे ही मैंने ये 10 पेज के चार्ट्स बनाए हैं, चार्ट्स नहीं 10 पेज के नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले हमारा आ गया बेसिक। सर जब मैं बेसिक की बात करता हूं तो वो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर बेसिक के अंदर क्या क्या कवर होता है? देखो, एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनके सेफगार्ड्स क्या होंगे, थ्रेट्स क्या होंगे, वो कवर हो जाएगा। एक नोक्लार कवर हो जाएगा। फिर आप अगर मेंबर बन जाते हो आईसीआई के, तो उसके अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें बेसिक के अंदर कवर हो जाती है। जब मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, तो सर कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं? मेरे साथ बोलो। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। जब मैं बात करता हूं सर कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो क्या मैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑथराइज पर्सन। और अगर लीगल आपकी ड्यूटी आ रही है, अगर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी आ रही है, राइट टू डिस्क्लोजर, उस केस के अंदर आप डिस्क्लोज कर सकते हो। सर कौन सी मेरी लीगल ड्यूटी आ सकती है? कहां पे लॉ एंड रेगुलेशन बोलते हैं मैं डिस्क्लोज कर सकता हूं, कहां पे मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी आ सकती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। circumstances where might required to disclose confidential information, कहां पे? अगर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, आप डिस्क्लोज करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्क्लोजर परमिट करा हुआ है लॉ ने और क्लाइंट ने ऑथराइज कर दिया, दोनों राजी हैं, तो भैया क्या दिक्कत है? तो इस केस के अंदर भी आप यहां पे अलाउड हो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हो। या फिर आपकी कहीं प्रोफेशनल ड्यूटी या राइट टू डिस्क्लोज आ जाती है। सर प्रोफेशनल ड्यूटी एंड राइट टू डिस्क्लोज कब आ सकती है? जैसे आपका पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू होता है, वहां पे आप डिस्क्लोज करते हो। इसके अलावा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ सकता है, तो वहां पे भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर आप डिस्क्लोज कर सकते हो। कंप्लाई विद टीपीई, टीपीई मींस टेक्निकल प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर भी आप वहां पे डिस्क्लोज कर सकते हो। टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड एथिक्स के अंदर भी आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है तो कंप्लाई करने के रिगार्डिंग। तो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस जहां पे आप डिस्क्लोज करके चलोगे। सर जैसे ही मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगाना चाहता हूं अपने ऑडिट के अंदर, अपने एंगेजमेंट के अंदर, कुछ थ्रेट्स बाहर आते हैं। कौन कौन से थ्रेट्स बाहर आते हैं? 5। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट। ये सारे थ्रेट आपके बाहर आ जाते हैं। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कितने? 5, वो आपने लगाए, 5 थ्रेट बाहर निकले। अब इन थ्रेट्स को रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे सर? सेफगार्ड्स लगा के चलेंगे। सर सेफगार्ड्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं? देखो, या तो एडिशनल टाइम क्वालिफाइड पर्सनल को डिवोट करेंगे, उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज मैं रिव्यूअर को बुला के लेके आऊंगा, जो मेरे एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है, उससे रिव्यू करूंगा काम। सर उससे भी कुछ नहीं हो रहा, डिफरेंट पार्टनर को बुला लो, उससे है ना नॉन एश्योरेंस सर्विस वाला काम दे दो उसको। सर इससे भी कुछ नहीं हो रहा, आप डिफरेंट फर्म को ही बुला लो, डिफरेंट फर्म को बुला के उससे पार्ट ऑफ एंगेजमेंट परफॉर्म करा लो। और इन सब केसेस के अंदर सेपरेट करके चलना टीम, जब भी कॉन्फिडेंशियल नेचर के मैटर को डील करो तो
तो ये क्या था हमारा, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगा रहे हैं 5, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे इनको लगाए हमारे 5 थ्रेट बाहर निकले, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट। अब इनको रिड्यूस करने के लिए 5 सेफगार्ड्स लगाए, कौन कौन से सर? मैं एडिशनल टाइम क्वालिफाइड पर्सनल को डिवोट कर सकता हूं, रिव्यूअर को बुला के रिव्यू करा सकता हूं, या फिर डिफरेंट पार्टनर को बुला के नॉन एश्योरेंस सर्विस उससे काम करा सकता हूं, डिफरेंट फर्म को बुला के पार्ट ऑफ एंगेजमेंट उससे परफॉर्म करा सकता हूं, या फिर सेपरेट करके चलूंगा टीम्स को जब भी कॉन्फिडेंशियल नेचर की बात होगी। इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आप सेफगार्ड्स लगा सकते हो। अब आती है बात हमारी सर नो क्लार की। सर नो क्लार क्या होता है? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। जब मैं इसकी बात करता हूं सर, एप्लीकेबिलिटी की बात आती है। नो क्लार एप्लीकेबल कब होगा सर? या तो मैं प्रैक्टिस में होऊंगा या मैं सर्विस के अंदर होऊंगा। अगर आप सॉरी, अगर आप सर्विस के अंदर हो, अगर आप सर्विस के अंदर हो, इट मींस जॉब करते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अगर आप लिस्टेड एंटिटी के केएमपी हो, बड़े वाले एम्प्लॉय हो, बड़े वाले एम्प्लॉय मींस केएमपी हो, आप डायरेक्टर हो, सीनियर लेवल एम्प्लॉय हो, तो आपके ऊपर नो क्लार एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको नॉन कंप्लायंस के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करना पड़ सकता है। सर अगर मैं सर्विस के अंदर नहीं हूं, अगर मैं प्रैक्टिस के अंदर हूं, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर हो, तो आप ऑडिट करने जाओगे। अगर आप ऑडिट करने गए लिस्टेड एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ कितनी है 250 सीआर या उससे ज्यादा, उस केस के अंदर आपके ऊपर एप्लीकेबल आ जाएगा, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है। ये जो लिमिट है ये अगले 1-2 अटेम्प्ट के अंदर हट जाएगी, अभी नहीं हटी है। फिर आता है हमारे स्टेप्स टू रिस्पोंड नो क्लार। जब मैं नो क्लार के रिस्पोंड के रिगार्डिंग क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा, कैसे रिस्पोंड करूंगा, उसके रिगार्डिंग बात करें तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या करोगे? सबसे पहले आप खुद अंडरस्टैंडिंग लोगे कहां पे नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो आपने अंडरस्टैंडिंग लिया उस पर्टिकुलर मैटर का। फिर आप क्या करोगे? आप एड्रेस करोगे इस पर्टिकुलर मैटर को मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजीसी के मैनेजमेंट, यहां पे आपका नॉन कंप्लायंस हुआ है, उसके रिगार्डिंग सीख करोगे एडवाइस। फिर देखोगे फर्दर एक्शन लेने की नीड है या नहीं है। फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगी जिसको डिस्क्लोज करना है, वो भी कंसीडर करोगे। इसके बाद इमिटेंट ब्रीच। सर इमिटेंट ब्रीच क्या होता है? जिसमें अभी तक नॉन कंप्लायंस हुआ नहीं है बट सस्पेक्टेड है कि हो सकता है, उसी को हम इमिटेंट ब्रीच बोलते हैं। और इन सब केसेस के अंदर आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे, यही हमारी नो क्लार की बात है। फिर एक आ जाता है हमारा एसए 250 और नो क्लार के रिगार्डिंग डिफरेंस, जो कि काफी बेसिक है, उसको जस्ट एक बार रीड कर लेना। अब आते हैं सर हमारा मेंबरशिप के रिगार्डिंग। जब मैं बात करता हूं मेंबरशिप के रिगार्डिंग, तो सर मेंबरशिप के रिगार्डिंग हम क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे? जैसे ही आप सीए फाइनल का एग्जाम देते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आईसीए के पास आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, तो अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सर 2 टाइप की मेंबरशिप होती है, एसोसिएट और फेलो मेंबरशिप। फेलो मेंबरशिप 5 साल तक आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हो इन इंडिया, तो आपको फेलो मेंबर मान लिया जाएगा, या फिर आपके पास इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है तो भी आपको फेलो मेंबर मान लिया जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है सर? डिसेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, ड्रम। ड्रम से क्या याद आता है सर? ब्लू कलर का ड्रम है, ब्लू कलर के अंदर आपने कोई लाश पटक दी, इट मींस कॉन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया आपको, तो उस केस के अंदर आप डिसेबल हो जाओगे, आईसीए के मेंबर नहीं बन सकते, साफ साफ मना कर दिया। हाँ, सीजे ने ग्रांट कर दी पार्डन या फिर सीजे ने रिमूव कर दी डिसेबिलिटी, उस केस के अंदर मेंबर बन सकते हो, अदरवाइज आप मेंबर नहीं बन सकते। फिर डी से क्या आता है सर? डी से आता है हमारा डिस्चार्ज इंसोलेंट नॉट ऑब्टेन सर्टिफिकेट। अभी तक आपने सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया कोर्ट से, और अभी आप डिस्चार्ज इंसोलेंट तो हो बट आपने कोर्ट से सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं किया, तो भी आप डिसेबल ही रहोगे। आर से आता है रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप। अगर आपको रिमूव कर दिया मेंबरशिप से क्योंकि आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, तो भी आप डिसेबल हो जाओगे। यू से आता है अनसाउंड माइंड और अनडिस्चार्ज इंसोलेंट। अनसाउंड माइंड हो या फिर अनडिस्चार्ज इंसोलेंट हो, उस केस के अंदर भी डिसेबल हो जाओगे। एम से अगर आप माइनर हो, माइनर इट मींस 21 एज, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आपने 21 एज अटेन नहीं करी, तो उस केस के अंदर भी आप डिसेबल ही रहोगे, आईसीए के मेंबर नहीं बन सकते। फिर बात आती है सर रिमूवल ऑफ नेम की। मेरा नाम कब कब रिमूव कर सकती है आईसीए अपने रजिस्टर से? जो मेंबर के रजिस्टर होते हैं, मेंबर का नाम आता है जिस रजिस्टर के अंदर, वहां से कब कब रिमूव कर सकती है? या तो आप मर चुके हो तो आपका नेम रिमूव कर देंगे, या फिर आपने फी पे नहीं करी तो आपका नेम रिमूव कर देंगे, या फिर आप डिसेबल हो गए, सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी आ गई, तो आप भाई जब आप आईसीए के मेंबर ही नहीं बन सकते तो आपका नेम क्यों आएगा? तो आपका नेम रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर आपने खुद ने रिक्वेस्ट करी आईसीए से, आईसीए मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा नाम हटा दो, तो आपका नेम आईसीए हटा देगी। तो ये आपके रिमूवल के 4 पॉइंट थे। डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको ड्रम याद करके चलना है। तो ये पूरा क्या था सर? बेसिक के अंदर हमने क्या देखा? देखो, एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखे, उसके रिगार्डिंग थ्रेट्स कौन कौन से क्रिएट होंगे, उसके रिगार्डिंग क्या क्या सेफगार्ड्स लगाओगे। फिर हमने नो क्लार के रिगार्डिंग देखा कि एप्लीकेबिलिटी कब कब होती है, उसके रिगार्डिंग। फिर हमारा एक और देखा स्टेप्स क्या होंगे, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे नो क्लार के रिगार्डिंग। फिर हमने मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग देखा, अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आपको कौन सी मेंबरशिप मिलेगी, एसोसिएट, फेलो। फिर डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग हमें ड्रम याद है। फिर अगर आपका नेम रिमूव होता है तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से केसेस के अंदर रिमूव हो सकता है। रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिस्टोर कब होगा सर? जैसे आपने फी पे करी, आपका नेम रिस्टोर हो जाएगा। बट सर अगर एक बात बताओ, मेरा जो नेम रिमूव हुआ था वो हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हुआ था, या फिर कोई बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के ऑर्डर की वजह से हुआ था, तो आपका नेम रिस्टोर भी उन्हीं के ऑर्डर की वजह से ही
होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट था सर, अगर मैं सेम ईयर ही फी पे कर देता हूं जिस टाइम मेरा नेम रिमूव हुआ है, तो जब से आपका नेम रिमूव हुआ था रेट्रोस्पेक्टिवली आपका नेम रिस्टोर हो जाएगा। बट अगर आपने नेक्स्ट ईयर कभी और फी पे करी, तो जब से आप फी पे करोगे तब से आपका नेम रिस्टोर होगा। अब आता है हमारा बी पार्ट, पार्ट सेकंड आता है जो हमारे सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब मैं बात करता हूं पार्ट बी की, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के, इट मींस अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, आपने सीओपी भी ऑब्टेन कर ली और अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो काउंसिल का एक व्यू है, काफी इंपॉर्टेंट व्यू है ये आपके लिए, कि अगर एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, वंस अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ही इज बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। और अगर आप कोई सीए की कैपेसिटी में कहीं पे अपीयर हो चुके हो, जैसे आईटी ट्रिब्यूनल के अंदर, वेरियस अथॉरिटीज के अंदर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपीयर हो चुके हो, तो आप कोई दूसरी कैपेसिटी के अंदर अपीयर नहीं हो सकते। ये काउंसिल का व्यू है। If he appear before income tax tribunal as a income tax representative after becoming a member of institute, he could so appear only in the capacity as a chartered accountant। साफ साफ काउंसिल ने बोल दिया भैया आप कोई दूसरी कैपेसिटी के अंदर अपीयर नहीं हो सकते, क्योंकि आप सस्पेंड हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरी कैपेसिटी में आप जैसे एडवोकेट बन के आप अपीयर हो जाओ, नहीं हो सकते, क्योंकि आप एज ए सीए की कैपेसिटी में अपीयर हो चुके हो। अब इसी के अंदर आता है मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैं मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। देखो आप मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस कब माने जाओगे, जब आप अकाउंटेंसी वाला काम दोगे, जब आप ऑडिटिंग वाला काम करोगे, तब हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे, इन कंसिडरेशन ऑफ रेम्युनरेशन रिसीव्ड। एंगेज हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी या फिर ऑडिटिंग से रिलेटेड वर्क, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज, रेंडर अदर सर्विसेज। इन सब केसेस के अंदर हम आपको क्या मान के चलेंगे, मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। बट इसके अंदर दो केस अलग आते हैं। देखो अगर आप आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व करके आ रहे हो, तो हम आपको मान के चलेंगे, यार आपने कुछ महान काम किया है, तो हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। सर अगर मैं सैलरीड बेसिस पे एम्प्लॉय हूं, सैलरीड बेसिस पे एम्प्लॉय हूं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, तो भी हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। बट ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू द ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, सिर्फ उसी लिए मैं आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलूंगा। बाकी केसेस के अंदर मैं आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के नहीं चलूंगा। अब इसी के अंदर काउंसिल ने 2 to 4 की सर्विसेज प्रिस्क्राइब की। काउंसिल ने बोला हम आपको कुछ सर्विसेज प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सारी सर्विसेज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हो, तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 to 4 की सर्विसेज के अंदर वो अलाउ किया गया। अब इसके अंदर काफी सारी सर्विसेज है, मैंने काफी सारी चीजें कवर की है, जैसे बिजनेस पॉलिसी, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, एडवाइस रिगार्डिंग द फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम। जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दे सकता है, वही आपको अलाउ किया गया कि अगर आप ये सारी सर्विस दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रोजेक्टेड रिपोर्ट, कैश बजट, सीएफएस को प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ये सारा बेसिक है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको अलाउ किया गया कि आप पर्सनल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाली सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस। आप किसी दूसरे के लिए पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, इंक्लूडिंग कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हो एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग, वो भी आप कंडक्ट करा सकते हो, आपको अलाउ किया गया। नेक्स्ट आता है सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव वेजेस इंसेंटिव प्लान, वो भी आपको अलाउ किया गया। मैनेजमेंट ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, ये सारा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस काम कर सकते हो। एक्टिंग एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, सर मैं क्या एक्ट कर सकता हूं रजिस्टर्ड वैल्यूअर? यस, आपको अलाउ किया गया, आप एक्ट कर सकते हो एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बट एक चीज ध्यान रखना क्या चीज ध्यान रखनी है सर, जब आप एक्ट करोगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो एज पर कंपनीज एक्ट ही होना चाहिए। और कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली बोला गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे शेयर्स एंड बिजनेस के रिस्पेक्ट में वैल्यूएशन का काम कर सकते हैं। इट मींस इसके अलावा जैसे मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं, लैंड की बात करूं, तो इन सब केसेस के अंदर आप कभी भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक्ट नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओनली शेयर्स एंड बिजनेस के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। सर क्या मैं एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू कर सकता हूं? यस, मैंने बोला था ज्ञान देने वाली चीजें आप हमेशा कर सकते हो। इट मींस आप एडवाइस दे सकते हो, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। वहां पे आप एडवाइस भी दे सकते हो फॉर द सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर और अंडरराइटर, उसके रिगार्डिंग भी आप एडवाइस दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ एडवाइस दे रहे हो आप। रजिस्ट्रार टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में भी आप एक्ट कर सकते हो। रिकवरी कंसल्टेंट भी आप एक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, रिकवरी कंसल्टेंट है, रिकवरी एजेंट नहीं है। कहीं रिकवरी एजेंट समझोगे वो तो भैया वसूली भाई हो गया, वो आपको अलाउ नहीं है। रिकवरी कंसल्टेंट का काम कर सकते हो आप, ज्ञान देने का काम कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी चीजें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस को अलाउ
की गई। बट सर मैं जब बात करता हूं, क्या सर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, ये तीनों में से कोई सी भी सर्विस दे सकता हूं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस? नहीं दे सकते। ध्यान से सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात करो क्योंकि हम प्रैक्टिस वाले पैराग्राफ के अंदर है, तो वहां पे आप अगर प्रैक्टिस में हो तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज कुछ भी खुद से नहीं दे सकते। एडवाइस देनी है इसके रिगार्डिंग आप वो कर सकते हो। जैसे सिलेक्शन, इनके रिगार्डिंग सिलेक्शन करना है किसी कंपनी को, तो आप एडवाइस दे सकते हो किस कंपनी को सिलेक्ट करें, किस पर्टिकुलर ब्रोकर को सिलेक्ट करें, बट आप खुद ये सर्विसेज नहीं दे सकते, साफ साफ मना कर दिया गया। अब आता है रेगुलेशन 191। जब मैं रेगुलेशन 191 की बात कर रहा हूं, इट मींस आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा अगर आप, ध्यान से सुनो, प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर, प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर आप एक्ट करते हो एज ए लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, आप रिसीवर, टेक्स अप अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, एक्ट एज ए सेक्रेटरी अनलेस सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस के अंदर हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। सर अगर मैं सैलरी बेसिस पर काम कर रहा हूं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहा हूं, यही वाला, तो उस केस के अंदर डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा अनलेस सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बोला गया है। इट मीन सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, उस केस के अंदर डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं होगा। बट अगर सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर आप एक्ट करते हो एज ए लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर, तो इन सारे केसेस के अंदर हम आपको डीम टू विन प्रैक्टिस मान के चलेंगे एज पर रेगुलेशन 191। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। अब इसके अंदर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। सबसे पहले बात आती है सर ब्रांच ऑफिस क्या हो गया? अगर आपके इंडिया के अंदर एक से ज्यादा ऑफिस है तो हम उसको ब्रांच ऑफिस कहते हैं। हर ब्रांच ऑफिस के ऊपर सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होना चाहिए आईसीआई का, ये आपको ध्यान रखना है। सर आईसीआई के सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर होना चाहिए, बट वो मुझसे लिंक कैसे होगा? या तो वो आपका पार्टनर हो सकता है या फिर आपका पेड असिस्टेंट हो सकता है। ध्यान से सुनो, या तो आपका पार्टनर हो सकता है या फिर आपका पेड असिस्टेंट हो सकता है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर होना चाहिए। तो सर एक बात बताओ, अगर क्या मुझे हर बार सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड है हर ऑफिस के अंदर? नहीं, कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई। अगर आपका प्रैक्टिस कहां पे? सर मेरी हिल एरियाज के अंदर प्रैक्टिस है, तो आपको एग्जेम्पशन दी गई 3 मंथ के लिए आप प्लेन एरियाज के अंदर आ सकते हो, बट कुछ कंडीशंस का फॉलो करके चलना पड़ेगा। सर कौन कौन सी कंडीशन? अगर आप प्लेन एरियाज के अंदर आ रहे हो तो आपका रेगुलर ऑफिस जो हिल एरियाज पे वो ओपन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर टेम्पररी ऑफिस के बाहर जो बोर्ड है वो 3 मंथ से ज्यादा लगा सकता हूं? जब जब आपका टेम्पररी ऑफिस ओपन रहेगा तब ही वो बोर्ड लगेगा टेम्पररी ऑफिस के ऊपर कि आपका ऑफिस क्या है, ऑफिस का नाम क्या है, वो सारी चीजें। जैसे ही टेम्पररी ऑफिस 3 मंथ बाद क्लोज करोगे तो वो बोर्ड भी हट जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डू नॉट मेंशन टेम्पररी एड्रेस ऑन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप कभी भी टेम्पररी ऑफिस को मेंशन करके नहीं चलोगे, जो भी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स है। और जब भी आप ओपन करोगे, क्लोज करोगे, तो आप आईसीआई को इन्फॉर्म करके चलोगे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। रेगुलर ऑफिस क्लोज करने की नीड नहीं है, ओपन कर सकते हो प्लेन एरियाज के अंदर अप टू 3 मंथ के लिए। अब एक और एग्जामेशन प्रोवाइड की गई कुछ पर्संस के रिगार्डिंग। अगर आपका सेकंड ऑफिस कहां पे? सर अगर मान के चलो एक ही प्रीमाइस के अंदर मेरा सेकंड ऑफिस, दोनों दो ऑफिस है, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे, तो भी आपको एग्जाम्पशन दे दी गई कि यार दोनों ऑफिस में आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है, आप एक ही मेंबर रख के चलोगे तो भी चल जाएगा। ओके सर। सर अगर मेरा सेम सिटी के अंदर है, मान के चलो मेरा दिल्ली के अंदर ही 2 ऑफिस है, तो उस केस के अंदर भी सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखने की नीड नहीं है, उस केस के अंदर भी एक मेंबर ही दोनों को संभाल सकता है, चल जाएगा। सर अगर सेकंड ऑफिस विद इन 50 किलोमीटर, ध्यान से सुनो, विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट ऑफ द सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड, उस केस के अंदर भी आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई। मान के चलो ये उदयपुर है, उदयपुर ये सिटी है। अब इसकी जो म्युनिसिपल लिमिट है यहां पे है, यहां से 50 किलोमीटर लेना है, यहां से 50 किलोमीटर लेना है, ये आपका फर्स्ट ऑफिस है। यहां से आप 50 किलोमीटर लेके चलोगे, ये वाला एरिया, इसके अंदर आपका कोई सेकंड ऑफिस है, तो उस केस के अंदर भी आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई। फर्स्ट ऑफिस से नहीं, फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट, जो आपकी म्युनिसिपल लिमिट है उस सिटी की, फर्स्ट ऑफिस की सिटी की, वहां से 50 किलोमीटर के अंदर है, तो भी आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट आता है जिससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। सर क्या मैं अपने रेसिडेंस के बाहर बोर्ड लगा सकता हूं? यस, आपको अलाउ किया गया, आपको मना नहीं किया गया, आप अपने रेसिडेंस के बाहर बोर्ड लगा सकते हो, नेम प्लेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे अपना नेम लिख सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या सर मैं फर्म का नेम बोर्ड अपने रेसिडेंस के बाहर लगा सकता हूं? नहीं, साफ साफ मना कर दिया गया। देखो, नो बार टू पुटिंग द नेम बोर्ड इन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ मेंबर विद डेजिग्नेशन ऑफ सीए प्रोवाइडेड इट इज हिज नेम प्लेट और नेम बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल मेंबर नोट ऑफ द फर्म। फर्म का नेम बोर्ड नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल का नेम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्म का नेम बोर्ड आपके रेसिडेंस के बाहर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। ये पूरा क्या था सर? हमारा पार्ट बी था, हमारा पार्ट 2 था।
पार्ट 1 के अंदर हमने क्या देखा सर, बेसिक देखा था, जहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखा था, हमने सेफगार्ड्स के रिगार्डिंग देखा था, हमने थ्रेट्स के रिगार्डिंग देखा था, फिर हम नोक्लार पे आए थे, नोक्लार के रिगार्डिंग देख लिया, फिर हम मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट देखा था, अगर आप मेंबर बन जाते हो तो डिसेबल कब हो सकते हो, रिमूव कब हो सकते हो, रिस्टोर कब होगा। फिर हमारे पार्ट टू किसके लिए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के लिए था। वहां पे हमने काउंसिल का व्यू देखा, वंस अ पर्सन बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट देन ही शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट। उसका वो व्यू था कि आपको दूसरी कैपेसिटी के अंदर एक्ट नहीं कर सकते अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के बन के अपीयर हो चुके हो तो। फिर हमने देखा मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, अगर आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो तो हमने आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व क्या डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर आप सैलरीड बेसिस पे एम्प्लॉय हो, लिस्ट कोई अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, तो उस केस के अंदर भी हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे फॉर द लिमिटेड पर्पस। क्या होगा, आप आर्टिकल असिस्टेंट को ट्रेन करने के रिगार्डिंग हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे। इसके अलावा 2 to 4 की सर्विसेज हम देखी थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज जो काउंसिल ने अलाउ की गई कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस ये सारी सर्विस देखा चल जाएगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कौन सी थी सर, पर्सनल रिक्रूटमेंट सर्विसेज आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंडक्ट करा सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप सेटअप कर सकते हो एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान या फिर वेजेस इंसेंटिव प्लान, वो भी आपको अलाउ किया गया। सर मैं एक्ट कर सकता हूं रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर ओनली शेयर्स एंड बिजनेस के वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में। सर मैं एक्ट कर सकता हूं और एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, वो भी आपको अलाउ किया गया। बट मैं खुद से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, अंडरराइटिंग सर्विसेज नहीं दे सकता, साफ साफ मना कर दिया गया। और भी काफी सारी सर्विसेज थी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर एक्ट कर रहे हो एज ए रजिस्ट्रार टू एन इशू ऑफ सिक्योरिटी और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, वो सारी चीजें आपको अलाउ की गई। फिर हमने रेगुलेशन 191 देखा था, हम आपको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के चलेंगे अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर एक्ट करते हो, लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, टर्टर वाली सर्विसेज थी इसके अंदर। बट आपको ध्यान रखना है अनलेस सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अगर सैलरी कम फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो उसके अंदर डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान के नहीं चलेंगे। ये सारी चीजें हो गई। फिर हमने मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस के रिगार्डिंग देखा था, ब्रांच ऑफिस के रिगार्डिंग आपको सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर रखना पड़ेगा, बट एग्जाम्पशन दे दी गई, एक तो प्लेन एरियाज के रिस्पेक्ट में, दूसरी एग्जाम्पशन दे दी गई अगर आपका सेम प्रीमाइस के अंदर है, सेम सिटी के अंदर है, विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट ऑफ द फर्स्ट ऑफिस, जहां जिस सिटी में फर्स्ट ऑफिस सिचुएटेड है उसके म्युनिसिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के अंदर है, तो भी आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई। फिर केवाईसी के रिगार्डिंग सारे टाइप के आपके जितने भी टाइप के एंगेजमेंट है सब में आपको केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिक है। केवाईसी क्या क्या होती है, नेम होता है, उसके पैन कार्ड होगा, उसका आधार कार्ड होगा, वो सारी बेसिक डिटेल है, वो सारी चीजें हम नहीं कवर करते। अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल टू द एक्ट। जब मैं बात करता हूं शेड्यूल टू द एक्ट की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी, अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। शेड्यूल मतलब हमारे 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है, टोटल मिला के हमारे 35 क्लोजेस है। सर 34 होते थे, एक क्लोज हमारा बढ़ चुका है, एक क्लोज हमारा ऐड हो चुका है जैन 26 अटेम्प्ट के लिए, वो नया क्लोज आया है तो उसको भी कवर करके चलेंगे। टोटल हमारे 35 क्लोजेस हैं। जब मैं बात करता हूं फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 की, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आपका तो डायरेक्ट कंटिन्यू रहेगा। यस, आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, जब हम पार्ट 1 की बात करें, इट मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस की बात करें, उसके अंदर भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात कर रहे हैं। मेन लाइंस क्या होगी हमारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज ओन नेम। अगर आपने खुद के नेम पे प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया गया, हम आपको क्या मान के चलेंगे, गिल्टी, क्लोज 1 के अंदर। बट अदर पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, अदर देन पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, उसको अगर आपने अलाउ किया गया एंड इन पार्टनरशिप और एम्प्लॉयड बाय हिम, तो उस केस के अंदर चल जाएगा। इट मींस आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, साथ साथ आपका पार्टनर या एम्प्लॉय होना चाहिए। CAIP प्लस पार्टनर और एम्प्लॉय, मतलब CAIP तो होना ही होना चाहिए, उसके अलावा पार्टनर या एम्प्लॉय में से कोई भी चल जाएगा, बट CAIP होना मस्ट है। उसके अलावा किसी भी पर्सन को आपने अलाउ किया गया, क्लोज 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 2, अगर आपने पे करने की कोशिश करी, अलाउ टू पे करने की कोशिश करी, क्या शेयर कमीशन ब्रोकरेज, ये आपने पे करने की कोशिश करी अपनी फी में से, प्रॉफिट में से, प्रोफेशनल बिजनेस के से, तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा। बट सर किस किस को अलाउ किया गया, किसके साथ मैं शेयर कर सकता हूं, कमीशन ब्रोकरेज दे सकता हूं, उसके इसके अंदर बोला गया अगर आप मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो, वहां पे आप उनको दे सकते हो। इट मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप शेयर कमीशन ब्रोकरेज दे सकते हो, चल जाएगा। अगर पार्टनर है आपका तो उसको दे सकते हो, रिटायर्ड पार्टनर है उसको दे सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर है उसको भी दे सकते हो, यहां पे अलाउ किया गया। मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी जो हमारे रेगुलेशन 53A के अंदर कवर होते हैं, उनके साथ भी आप शेयर कमीशन ब्रोकरेज पे कर रहे हो, वो भी चल जाएगा। सर जब मैं बात कर रहा हूं रेगुलेशन 53A की, तो इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, अगर आप सीए नहीं करते तो क्या करते हैं सर, CS कर लेता, CMA कर लेता, MBA कर लेता, इसके अलावा LLB कर लेते, एडवोकेट बन जाते, ये सारी चीजें होती। सर अगर मैं कॉमर्स की फील्ड नहीं लेता तो उसके अंदर BTech कर लेते, BLO, एक्चुअरी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सारा काम आप कर सकते थे। यही सारे आपके रेगुलेशन 53A के अंदर कवर होते हैं।
बट इसका एक एक्सेप्शन है क्लोज टू का। देखो हमने देखा कि आप पे नहीं कर सकते शेयर कमीशन ब्रोकरेज अपनी फी का या फिर प्रॉफिट का, ठीक है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस के अंदर एक एक्सेप्शन आया कि आप अगर एक परसेंटेज पे कर रहे हो किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, एज ए एडमिन एक्सपेंस, जो आपकी ऑडिट की फी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, तो वो आपको अलाउ किया गया। वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पे कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट को, कोई इशू नहीं आएगा। फिर जैसे ही हमने क्लोज टू के अंदर बोला कि आप पे करोगे तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा, बट आप किसी पर्सन के साथ आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार जब हमने पे करना किसी को अलाउ किया गया तो एक्सेप्ट करना भी तो अलाउ होना चाहिए। तो इसलिए क्लोज 3 के अंदर बोला अगर आपने एक्सेप्ट करा या एग्री टू एक्सेप्ट करा, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, किसका, प्रोफेशनल वर्क का, अदर देन मेंबर इन इंस्टीट्यूट, इट मींस इंस्टीट्यूट के मेंबर के अलावा किसी भी पर्सन से आपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। बट सर किससे मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो वही बात यहां पे बोली गई कि यार अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट के अंदर एंटर होते हो, किसके साथ, वही रेगुलेशन 53A वाले मेंबर के साथ, उन्हीं से आप शेयर कमीशन ब्रोकरेज लेते हो, वो भी आपको अलाउ किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले सकते हो, क्योंकि यहां पे बोला गया अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, इट मींस मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से लोगे चल जाएगा, बट इसके अलावा किसी भी पर्सन से लोगे तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा। फिर उसके एक्सेप्शन में बोल दिया गया कि रेगुलेशन 53A के अंदर जो मेंबर है उनसे भी आप एक्सेप्ट करोगे तो भी चल जाएगा। फिर हमारा आया क्लोज 4। क्लोज 4 बोलता है अगर आप पार्टनरशिप में एंटर होते हो, अगर आप पार्टनरशिप में एंटर होते हो इन आउटसाइड इंडिया, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। तो सर क्या पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, नहीं हो सकते हो, बट किसी पर्टिकुलर बंदों के साथ। कौन कौन के साथ एंटर हो सकते हो सर, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर। ध्यान से सुनो, जब मैं क्लोज 2 की बात कर रहा था, 3 की बात कर रहा था, तो यहां पे मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की बात हो रही थी। इट मींस चाहे आप सर्विस में चाहे प्रैक्टिस में, हमें मतलब नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उसके साथ आप पे कर सकते हो, उससे आप रिसीव कर सकते हो, दोनों आपको अलाउ किया गया। बट जब मैं बात करता हूं पार्टनरशिप की, तो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के साथ ही आपको अलाउ किया गया, या फिर मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी, इट मींस रेगुलेशन 53A वाले जो प्रोफेशनल मेंबर है ना, क्लोज 2 के अंदर हमने देखा था ये सारे, इनके साथ भी आप पार्टनरशिप में आ सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, एक्सेप्ट MBA BTech बिलो, इट मींस इन तीनों पर्संस के साथ, इन तीनों छोटे मोटे लोगों के साथ आप पार्टनरशिप में नहीं आओगे। इनके अलावा जितने भी रेगुलेशन 53A के मेंबर हैं उनके साथ पार्टनरशिप में आ सकते हो। जब मैं बीटेक की बात करूं तो बीटेक और इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके डिटेल में मैं यहां पे अभी नहीं जा रहा, क्लास के अंदर हम काफी अच्छे से समझा था। क्वालिफिकेशन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजे, अगर कोई क्वालिफिकेशन सीजे ने रिकॉग्नाइज की गई है, काउंसिल ने एक्सेप्ट की गई है कि इन पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन वालों के साथ आप पार्टनरशिप में आ सकते हो, तो उनके साथ भी हम पार्टनरशिप में आ सकते हैं। तो ये पूरा पूरा हमारा क्लोज 4 था। क्लोज 5 आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, जस्ट इसको आप रीड करके चलना। अगर आप सिक्योर करते हो अपना प्रोफेशनल वर्क, सिक्योर करते हो कैसे, अदर देन पार्टनर के अलावा या फिर अपने एम्प्लॉय के अलावा, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। वही सारी बेसिक बातें, इसको जस्ट आप रीड करके चलना। अब आता है हमारा क्लोज 6। अभी तक क्या क्या देखा सर हमने, क्लोज 1 में अंदर देखा अगर आपने किसी भी पर्सन को अलाउ किया अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए तो गिल्टी हो जाओगे। किसको अलाउ किया गया, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस और आपका पार्टनर ही एम्प्लॉय होना चाहिए। क्लोज 2 बोला अगर आपने पे करने की कोशिश करी शेयर कमीशन ब्रोकरेज अपनी फी का या प्रोफेशनल बिजनेस का, उस केस के अंदर हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ शेयर कर रहे हो, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के साथ चल जाएगा, पार्टनर के साथ चल जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर चल जाएगा, रिटायर्ड पार्टनर चल जाएगा, या रेगुलेशन 53A वाले मेंबर है उनके साथ भी चल जाएगा। जब 2 में पे करना अलाउ किया गया तो पे एक्सेप्ट करना भी अलाउ करना चाहिए। तो क्लोज 3 के अंदर बोला अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल वर्क अदर देन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा। बट किससे एक्सेप्ट कर सकते हो सर, रेगुलेशन 53A के जो मेंबर है उनसे आप एक्सेप्ट करके चलोगे, शेयर कमीशन ब्रोकरेज लेके चलोगे तो भी चल जाएगा। क्लोज 4 में बोला अगर आप पार्टनरशिप में एंटर होते हो, उस केस के अंदर आप एंटर ही नहीं हो सकते। आप अगर एंटर हुए तो प्रोफेशनल गिल्टी हो जाओगे आप, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के साथ एंटर होगे चल जाएगा, या फिर आप उसके साथ एंटर होते हो रेगुलेशन 53A वाले मेंबर के साथ, एक्सेप्ट MBA BTech बिलो चल जाएगा। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है काउंसिल ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके साथ भी चल जाएगा। अब आता है हमारा इंपोर्टेंट क्लोज 6। क्लोज 6 बोलता है अगर आपने सोलिसिट करने की कोशिश करी, अगर आपने क्लाइंट को सिक्योर करने की कोशिश करी, प्रोफेशनल वर्क को सिक्योर करने की कोशिश करी अनलॉफुल मैनर में, इट मींस सोलिसिट करने की कोशिश करी क्लाइंट को, प्रोफेशनल वर्क को, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू CAPI मींस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू और एनी अदर मीन के थ्रू, उस केस के अंदर हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। इट मींस आप कोई भी गलत तरीके से पब्लिसिटी करके आप वर्क को सिक्योर नहीं कर सकते, क्लाइंट को सिक्योर नहीं कर सकते। बट इसके भी काफी सारे एक्सेप्शन दिए। सर कौन कौन से एक्सेप्शन
क्वेश्चन दिए वो देखते हैं। देखो अगर आप सिक्योर कर रहे हो वर्क, प्रोफेशनल वर्क को सिक्योर कर रहे हो रिक्वेस्ट करके, अप्लाई करके, किससे? दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस से। इट मींस मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हूं, कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस से वर्क को सिक्योर कर रहा हूं, उससे रिक्वेस्ट करके ले रहा हूं, चल जाएगा। इट मींस भाई भाई से वर्क ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और यहां पे अलाउ किया गया, अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो टेंडर्स के रिगार्डिंग, या तो आपके पास कोई इंक्वायरी आई, कोई किसी को वर्क कराना है, प्रोफेशनल वर्क कराना है, आपके पास इंक्वायरी आई, या फिर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हो टेंडर्स के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको अलाउ किया गया, वो भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी, क्या चीजें ध्यान रखनी सर? जब मैं टेंडर्स के रिगार्डिंग यहां पे बात करूंगा, तो यहां पे अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए, एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए है, तो यहां पे मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए नहीं है, तो उस केस के अंदर आप मिनिमम फी प्रिस्क्राइब हो चाहे ना हो, हमें मतलब नहीं है, तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सर, अगर इंटरनल ऑडिट की बात आएगी, इंटरनल ऑडिट की बात आएगी, कोई कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना है, उसने क्या टेंडर्स निकाले और ओनली फॉर सीएस के रिगार्डिंग, ओनली फॉर सीएस के रिगार्डिंग, तो इस केस के अंदर उन्होंने मिनिमम फी प्रिस्क्राइब नहीं की, तो इस केस के अंदर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप कमेंट में बताओ। इसके रिगार्डिंग मैंने क्लास के अंदर काफी अच्छे से डिस्कस किया था, यहां पे 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गलत होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जो हमारे क्लोज 6 के अंदर काफी सारे पॉइंट गिवन है, वो सारी चीजें देखते हैं। जब मैं बात करता हूं सर कोचिंग की एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं, नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया, आप कोचिंग एक्टिविटीज की सीआईपी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते, तो इसलिए आपको परमिटेड नहीं है। सर सिल्वर प्लैटिनम सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं, एडवर्टीजमेंट आपको मना कर दिया गया। बट हाँ, आप न्यूज़लेटर या फिर आप अपने वहां पे न्यूज़पेपर या न्यूज़लेटर के अंदर पब्लिश कर सकते हो, बट जो इवेंट आप कराओगे उसके रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। सर ग्रीटिंग कार्ड्स के रिगार्डिंग, क्या मैं ग्रीटिंग कार्ड इशू कर सकता हूं या फिर इनविटेशन कार्ड इशू कर सकता हूं? आपको वैसे तो मना कर दिया, फिर बोला गया देखो यार मैरिज सेरेमनी में या फिर रिलीजियस सेरेमनी में या फिर ऑफिस इनॉग्रेशन के अंदर आप खुद का नाम लिख सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हो, फर्म का नाम भी अलाउ किया गया, ध्यान से सुनो, फर्म का नाम भी यहां पे अलाउ किया गया। बट आपको ध्यान रखना, किसको सेंड करना है? सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को सेंड करना है, फ्रेंड्स को सेंड करना है, रिलेटिव ऑफ अ मेंबर कंसर्न, जिस मेंबर के घर में रिलीजियस सेरेमनी है, जिस मेंबर के घर में कोई ऑफिस इनॉग्रेशन है, किस मेंबर के घर में कोई मैरिज सेरेमनी है, उसी के क्लाइंट के, उसी के फ्रेंड्स के और उसी के रिलेटिव को सेंड कर सकते हो, अपने पार्टनर के क्लाइंट को भी सेंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये वाली बात। फिर आता है सर पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल, प्रेजेंटेशन। जब मैं पब्लिश कर रहा हूं बुक्स को, आर्टिकल को, प्रेजेंटेशन को, बीएपी को, उस केस के अंदर क्या अलाउ किया गया कि वहां पे आप प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का एडवर्टीजमेंट आपको अलाउ नहीं किया गया, साफ साफ मना कर दिया गया, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। सेकंड, आपको बोला गया कि ठीक है यार आप खुद का नाम मेंशन कर रहे हो और सीए फर्म का नाम मेंशन कर रहे हो, वो हम आपको अलाउ करते हैं। देखो यहां पे भी फर्म का नेम आपको अलाउ किया गया, तो इनको मार्क करके चलो कहां कहां पे फर्म का नेम अलाउ किया गया है। फिर बात आती है सर एम्पेनलमेंट फॉर वर्क, जैसे काफी सारे पैनल है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पे आपको रजिस्टर कराना है, तो क्या मैं रजिस्टर करा सकता हूं? यस, आपको अलाउ किया गया, आप वहां पे जाके स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका नेम उस पैनल के अंदर डाल दे। बट ध्यान रखना, उस पैनल, वो पैनल एग्जिस्ट करता है ऐसी आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इफ इट इज द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अ मेंबर, अगर आपको पता ही नहीं ऐसा कोई पैनल एग्जिस्ट करता है, फिर भी आप काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट लेटर सेंड कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है ऐसा कोई पैनल एग्जिस्ट करता है, तो ही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका नेम उस पैनल के अंदर रजिस्टर किया जाए। क्या सर मैं रोमिंग इंक्वायरी कर सकता हूं? नहीं, रोमिंग इंक्वायरी आपको अलाउ नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान रखे चल रहे हैं। जब मैं बात करता हूं सर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको इवेंट को स्पॉन्सर ही नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया गया, क्योंकि स्पॉन्सर करोगे तो एक टाइप से एडवर्टीजमेंट हो जाएगी, वो आपको अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। बट यहां पे बोला गया कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो पीओयू, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट के जो भी इवेंट्स होते हैं उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हो, बट आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? सीपीई डायरेक्टरेट का, जो आईसीआई के ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, उससे आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट आ जाता है, सीएसआर एक्टिविटी के रिगार्डिंग भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो, बट वहां पे आप अपना नाम मेंशन कर सकते हो, सीए मेंशन कर सकते हो, फर्म का नेम आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सीए लोगो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, साफ साफ मना कर दिया, फर्म नेम और सीए लोगो आपको अलाउ नहीं किया गया। अब आता है सर रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के अंदर, जैसे आपको निकाला जाता है तो आप रिप्रेजेंटेशन देते हो ना शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग, अगर शेयर होल्डर्स तक जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फुल एजीएम के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन को पढ़ते हो,
उसी के रिगार्डिंग बोला गया सोलिसिटेशन अलाउड नहीं है। आप खुद ये बताओगे कि कैसे आपने डिग्निफाइड मैनर में आपने काम किया, कैसे आपने इंडिपेंडेंटली काम करा। आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मैं अपॉइंट होना चाहता हूं, वापस मुझे अपॉइंट कर लो, ऐसा आप सोलिसिट नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया गया। एडवर्टीजमेंट अंडर द बॉक्स नंबर, बॉक्स नंबर के अंदर भी आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते न्यूज़पेपर के अंदर, वो भी आपको प्रोहिबिट किया गया। टेलीविजन मूवी क्रेडिट, अगर टेलीविजन के अंदर आपका नेम आता है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका नेम प्रोमिनेंटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इट मींस बाकी सबके जैसे नेम है वैसे ही आपका नेम आना चाहिए। यहां पे भी आप फर्म का नेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्म का नेम भी अलाउ किया गया। अब आता है ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। जब मैं बात करता हूं ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, वहां पे जाके आप एडवाइस दे सकते हो क्या? यस, वो भी आपको अलाउ किया गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में रजिस्टर होकर वहां पे एडवाइस दे सकता है, बट ध्यान रखें वहां पे सिर्फ अपने नाम के आगे सीए लिखेगा, ना ही कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट डालेगा, ना ही अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेगा, कुछ भी नहीं डालेगा। सिर्फ वहां पे आप कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो, एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हो। नो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फर्म नेम, कुछ भी अलाउ नहीं किया गया। अब आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर। ये इसके रिगार्डिंग आपको पूरा पूरा प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर जैसे हमारा अर्बन क्लैप है, यहां पे आप रजिस्टर ही नहीं हो सकते, साफ साफ आपको मना कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग एक अच्छी केस स्टडी थी जो हमारी जैम पोर्टल की थी, जैम पोर्टल की केस स्टडी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी था, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अंदर रजिस्टर होने की बात आएगी तो यहां पे आप रजिस्टर हो सकते हो, यहां पे आपको अलाउ किया गया, रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग काफी अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं बात करता हूं सर टेलीफोन डायरेक्टरीज की, टेलीफोन डायरेक्टरीज के अंदर अपने नेम को एंटर करा सकता हूं, यस आप करा सकते हो। स्पेशल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, एडिशनल पेमेंट देके भी अपने नेम को एंटर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रहे आपका जो भी नेम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए, सीए कैटेगरी के अंदर आपका नेम आना चाहिए, ओपन फॉर ऑल सीए होना चाहिए, ओनली आपके लिए ओपन नहीं होना चाहिए, सारे सीए के लिए ओपन होना चाहिए। जिस एरिया में आपकी फर्म है उसी एरिया के टेलीफोन डायरेक्टरीज के अंदर आपका नेम आना चाहिए। ट्रेड और सोशल डायरेक्टरीज के अंदर भी आप अपने नेम को एंटर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बात करता हूं वेबसाइट गाइडलाइंस की, तो वेबसाइट गाइडलाइंस के अंदर सर किस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, आपको कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोई भी कलर स्पेसिफाई नहीं किया गया, कैसा भी कलर कैसा भी फॉर्मेट हो सकता है आपका वेबसाइट का। बट ध्यान रहे वो आपका पुल मॉडल में नहीं होना, पुल मॉडल में होना चाहिए, पुश मॉडल में नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, पुल मॉडल में होना चाहिए, पुश मॉडल में नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। आप अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे भी वेबसाइट एड्रेस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्लाइंट का नेम मेंशन करके मत चलना, फी भी मेंशन करके मत चलना। जो अपने क्लाइंट के नेम है और उनसे जो फी ले रहे हो वो आप कभी भी अपने वेबसाइट के ऊपर मेंशन करके नहीं चलोगे, अनलेस, ध्यान से सुनो, अनलेस कोई रेगुलेटर ने आपको मैंडेटरी कराए। अगर रेगुलेटर बोलता है कि आपको डालना जरूरी है तो आप डाल के चलोगे अपने वेबसाइट के ऊपर विद डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या दोगे कि इस पर्टिकुलर रेगुलेटर ने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर हमें मैंडेटरी करा है, इसलिए हम ये क्लाइंट का नेम और उसकी फी यहां पे डिस्क्लोज कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, ये आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप देख के चलना। फिर आता है यहाँ पे अलाउड के रिगार्डिंग, ओनली पासपोर्ट साइज फोटो आपको अलाउ की गई, चैट रूम फैसिलिटी आपको अलाउ किया गया, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी भी आपको अलाउ की गई। अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट भी आप डाल सकते हो वेबसाइट के ऊपर, लिंक ऑफ आईसीआई गवर्नमेंट वेबसाइट वो भी आप डाल सकते हो। आईसीआई रीजनल काउंसिल की जो भी वेबसाइट की है उसकी लिंक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हो। गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी बॉडीज की कोई वेबसाइट है उसकी लिंक भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंटीमेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट। इट मींस जैसे ही आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको आईसीआई को इंटीमेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आपका चल जाएगा। बट हाँ एनुअल फॉर्म के अंदर आपको मेंशन करना जरूरी, जैसे आप एनुअल फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे आपको डालना जरूरी कि हमारी कोई वेबसाइट है। बट जैसे ही आप वेबसाइट बनाते हो तभी आपको इंटीमेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अब आता है हमारा क्लोज 7, क्लोज 6 पूरा पूरा कवर कर लिया, सारे पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है क्लोज 7। क्लोज 7 बोलता है अगर आपने एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स की, जो आपके अचीवमेंट्स है अटेनमेंट्स है उसकी आपने एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करी, हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। या फिर आपने कोई दूसरा डेजिग्नेशन एक्सप्रेशन यूज करने की कोशिश करी अदर देन चार्टेड अकाउंटेंट, इट मींस सीए के अलावा कोई दूसरा डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो एज ए चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में रहते हुए, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 7 के अंदर। ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विजिटिंग कार्ड लेटर हेड साइन बोर्ड अनलेस इट बी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें अलाउ की गई सर, अगर कोई डिग्री है यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी तो वो डिग्री आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ आईसीआई वो भी आप डाल सकते हो, इट मीन चार्टेड अकाउंटेंट तो आप लिख ही सकते हो, ये आपको अलाउ किया गया। बाकी सारी चीजें आपको डिसअलाउ कर दी गई। इट मींस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी डेजिग्नेशन आप यूज करके नहीं चलोगे।
सर क्या मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं राइटअप के थ्रू? यस, आपको अलाउ किया गया, राइटअप के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो भी चल जाएगा, बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? कि आपका कोई एग्जीग्रेटेड क्लेम नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कोई टेस्टिमोनियल नहीं होना चाहिए, क्लाइंट का नेम नहीं होना चाहिए, साथ साथ अचीवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, पोजीशन कौन सी हेल्ड कर रहे हो वो भी नहीं होना चाहिए, मोनोग्राम भी नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनो, कुछ भी आपको अलाउ नहीं किया गया। आपके क्लाइंट का नेम, टेस्टिमोनियल्स और यहां पे आपके अचीवमेंट्स, अवार्ड, पोजीशन हेल्ड, मोनोग्राम, कुछ भी आपको अलाउ नहीं किया गया उस राइटअप के एडवर्टीजमेंट के अंदर। बट अलाउ क्या क्या चीजें की गई? फोंट साइज अप टू 14 तक आपको अलाउ किया गया, 14 से ज्यादा आप फोंट साइज अलाउ नहीं किया गया। मेंबरशिप नंबर आप मेंशन करके चलोगे। अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है, कोई अचीवमेंट आपने हासिल की है, कोई अवार्ड आपको मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, रेगुलेटरी बॉडीज से, वो आप अवार्ड मेंशन कर सकते हो। ये आपको अलाउ किया गया राइटअप के अंदर। बट इसके अलावा कोई भी आपको अवार्ड मिलता है, अचीवमेंट मिलता है किसी और पर्सन से, वो आप मेंशन नहीं कर सकते, यहां पे आपको डिसअलाउ कर दिया गया। डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रैक्टिस, सर क्या सेटिंग अप ऑफ प्रैक्टिस की जो डेट है वो आप मैं मेंशन कर सकता हूं? नहीं कर सकते, साफ साफ आपको प्रोहिबिट कर दिया गया। सर मर्चेंट बैंकर और एडवाइजर टू एन इशू, ये मैं डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते, आपको साफ साफ बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेजिग्नेशन यूज करके चलोगे। मर्चेंट बैंकर और एडवाइजर टू एन इशू की डेजिग्नेशन भी आप यूज करके नहीं चल सकते। नॉट परमिटेड टू यूज डेजिग्नेशन मेंबर कैन नॉट बी यूज सीपीए इनिशियल, वो भी आप नहीं कर सकते। इट मींस अगर आप सीपीए भी बन जाते हो तो आप सीपीए इनिशियल यूज नहीं कर सकते अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर हो तो। मेंबर कैन मेंशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन ए प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, ये आपको अलाउ किया गया। आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मेंशन कर सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर मेंशन कर सकते हो अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सर अगर कोई मेरा स्टूडेंट है वो पास हो जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में या कोई दूसरे एग्जाम के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग मैं एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूं, नोटिस के अंदर देना चाहता हूं, प्रेस के अंदर लिखना चाहता हूं, तो वो भी आपको अलाउ किया गया। वहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल का नाम आ सकता है, फर्म आ सकती है, किस टाउन में है, किस टाउन में उसकी फर्म है वो आ सकता है, पूरा एड्रेस नहीं डाल सकते, सिर्फ टाउन का नेम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर अगर सीए कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपीयर होना चाहता है, हो सकता है, यस आपको अलाउ किया गया, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी अपीयर हो सकते हो। बट ध्यान रखना, आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप लेक्चर देना चाहते हो उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपको एग्जीग्रेटेड क्लेम नहीं देना। कैन गिव नेम एंड फर्म नेम, फर्म का नेम भी यहां पे अलाउ किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मार्क करके चलो। फर्म का नेम भी यहां पे अलाउ किया गया, जब आप अपीयर होते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वहां पे आप फर्म का नेम भी लिख सकते हो। स्पेशल क्वालिफिकेशन जो भी है उस सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में वो भी आप दे सकते हो, ये भी आपको अलाउ किया गया। कोई एग्जीग्रेटेड क्लेम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सर जब मैं बात करता हूं साइन बोर्ड की, जो आपके ऑफिस के बाहर साइन बोर्ड होता उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो आई साइन बोला, देखो ग्लो साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए। इट मींस जो आपके ट्रेडर्स के, जो शॉपकीपर्स के जो साइन बोर्ड होते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्मल साइन बोर्ड होना चाहिए, लाइट साइन बोर्ड नहीं होना चाहिए। पब्लिक अनाउंसमेंट विद डिटेल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए डायरेक्टर, सर जब मैं बात करता हूं पब्लिक अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग कि मैं एज ए डायरेक्टर हूं, तो पब्लिक अनाउंसमेंट हो रही है, कोई कंपनी पब्लिक अनाउंसमेंट कर रही है, मान के चलो कोई प्रोस्पेक्टस लेके आ रही है, उसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो लिख सकती है क्या? क्योंकि मैं डायरेक्टर तो हूं, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन आएगी। यस, वहां पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हो। क्या सर मेरा एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है? नहीं, आपको साफ साफ मना कर दिया गया। कैन मेंशन सीए इन पब्लिक डॉक्यूमेंट, आल्सो मेंशन डायरेक्टरशिप इन अदर कंपनीज, ये भी आपको अलाउ की गई। अगर कोई, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में 5 कंपनी के डायरेक्टर हूं और एक कंपनी कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट लेके आ रही है, तो वो लिख सकते हैं कि मैं बाकी 4 कंपनीज के अंदर भी डायरेक्टर हूं, ये भी आपको अलाउ किया गया। बट सीए की एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज किस फील्ड की है, वो सारी चीज आप मेंशन नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज आपको डिसअलाउ कर दी गई। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप चाहे डायरेक्टर हो, फिर भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वो आप मेंशन करके नहीं चल सकते। कोई मोनोग्राम लोगो आप यूज नहीं कर सकते। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग कोई बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल भी दिया था, क्या कि आपने ऑफिस के वॉल के ऊपर आपने आईसीआई का मोनोग्राम लगाया, चल जाएगा? नहीं चलेगा, आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे। इसके अलावा आप क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हो अपने विजिटिंग कार्ड पे, वो भी आपको अलाउ किया गया। बट आपको ध्यान रखना है उस क्यूआर कोड के अंदर वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो नॉर्मली आपको अलाउ की गई है। इसके अलावा आप अपने पर्सनल लेटर हेड के ऊपर, ध्यान से सुनो, पर्सनल लेटर हेड के ऊपर जितने भी फर्म के अंदर आप पार्टनर हो, जितने भी फर्म के अंदर आप पार्टनर हो, वो सारी डिटेल आप मेंशन कर सकते हो। उन सारे फर्म का नाम अपने पर्सनल लेटर हेड के ऊपर लिख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी बात क्या थी, हमारी पूरी क्लोज 7 के रिगार्डिंग बात थी। अभी हमारे कुछ पॉइंट्स तो सारे कवर हो गए। हाँ यस, क्लोज 7 से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब मैं वापस क्लोज 6 और क्लोज 7 के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूं। क्लोज 6 के अंदर अगर आपने सोलिसिट करा क्लाइंट को प्रोफेशनल वर्क को थ्रू CAPI, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन, तो हम आपको गिल्टी मान के
चलेंगे। बट यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया गया, एक सीए दूसरे सीए से रिक्वेस्ट कर सकता है, सिक्योर कर सकता है, अलाउड है। आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर्स के रिगार्डिंग, वो भी आपको अलाउ किया गया। आप कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, आप कोई पब्लिसिटी वाला काम नहीं कर सकते, आपको डिसअलाउ किया गया। फिर इसके अंदर हमने काफी सारे केसेस देखे, कहां पे फर्म का नेम अलाउ किया गया, वो सारी चीज हमने देखी। फिर हमारे क्लोज 7 के अंदर, क्लोज 7 के अंदर साफ साफ बोल दिया गया, आप कोई अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का, अटेनमेंट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, आप कोई दूसरी डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया गया। क्या सर मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं राइटअप के थ्रू? यस, आपको अलाउ किया गया, बट सर्टेन कंडीशंस को आपको ध्यान रख के चलना है। कोई एग्जीक्यूटेड क्लेम नहीं होना चाहिए, क्लाइंट का नेम नहीं आना चाहिए, टेस्टिमोनियल नहीं होना चाहिए, फॉन्ट साइज आपका 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो सारी कंडीशंस को आपको देख के चलना पड़ेगा। इसके अलावा हमने काफी सारे पॉइंट और देखा कि आप कोई दूसरी डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, सीपीएनईसीएल यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या था? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वेल्योर आप मेंशन कर सकते हो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे, ये भी आपको अलाउ किया गया। अब आते हैं हम क्लोज 8 के अंदर। क्लोज 8 बोलता है अगर आप एक्सेप्ट करते हो एज ए ऑडिटर वाली पोजीशन, इफ ही एक्सेप्ट पोजीशन एज ए ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाय द अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले कोई दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रहती थी और अब आपने एज ए ऑडिटर वो पोजीशन एक्सेप्ट की है, उस केस के अंदर अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं की पहले उससे, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। इट मींस पहले आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना परेगा, देन ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्लोज 8 के अंदर। अगर आपने डायरेक्ट एक्सेप्ट करने की कोशिश करी तो क्लोज 8 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। बट सर क्यों मैं कम्युनिकेट करूं प्रीवियस ऑडिटर से, जिससे आपको पता लग जाए, क्या चीजें पता लग जाए सर? कि नॉन कंप्लायंस तो नहीं, सेक्शन 139 140 के अंदर ये आपको पता लग जाएगा। सेकंड, नॉन पेमेंट तो नहीं अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी का, क्या पता प्रीवियस ऑडिटर की फी पे ही नहीं करी, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी, तो उस केस के अंदर आपको पता लग जाएगा, तो आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। थर्ड केस के अंदर अगर आपका क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया है प्रीवियस ऑडिटर ने, तो आप देखोगे प्रीवियस ऑडिटर का, देखोगे कि उसका एटीट्यूड कैसा था। अगर आपको लगता है प्रीवियस ऑडिटर का एटीट्यूड जस्टिफाइड है, क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए, उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। अगर आपको लगता है प्रीवियस ऑडिटर का एटीट्यूड जस्टिफाइड नहीं था, उस केस के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दोनों केसेस के अंदर तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे गिल्टी हो जाओगे। बट जब मैं बात करता हूं सेक्शन 139 140 का नॉन कंप्लायंस था, फिर भी आपने एक्सेप्ट करा, तो क्लोज 8 के अंदर गिल्टी नहीं होंगे, हम गिल्टी हो जाएंगे कहां पे सर? क्लोज 9 के अंदर, जो कि इससे जस्ट नेक्स्ट वाला क्लोज है। जब मैं बात करता हूं सर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग थी, फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया असाइनमेंट, तो हम क्लोज 8 के अंदर गिल्टी नहीं होंगे। उस केस के अंदर हम गिल्टी होंगे क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी के रिगार्डिंग आपको एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी है, तो उसके अंदर आपका चाहे अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग क्यों ना हो, फिर भी आप एक्सेप्ट करके चल सकते हो। सिक्योरिटी होनी चाहिए तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेप्ट करके नहीं चल सकते। अब इसी के अंदर एक और बात आई, सर अगर प्रीवियस ऑडिटर अवेलेबल ही नहीं है, एक केस स्टडी है, अगर प्रीवियस ऑडिटर अवेलेबल ही नहीं है, तो जैसे हमारी जिस कंपनी का मैंने ऑडिटरशिप एक्सेप्ट करी, वो तो पेमेंट करना चाहती है उसके ऑडिटर के फी का, बट प्रीवियस ऑडिटर अवेलेबल ही नहीं है। अब क्या करें? तो उस केस के अंदर आप कंपनी से बोल सकते हो, भैया सुनो, एक काम करो, आप डीडी परचेज कर लो, डिमांड ड्राफ्ट परचेज कर लो, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ऑडिटर के नाम पे डिमांड ड्राफ्ट परचेज कर लो, और उसको एक बार मुझे दिखा दो, मैं वेरीफाई कर लूंगा, फिर आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप डीडी इशू कराओगे कंपनी से उस प्रीवियस ऑडिटर के नाम पे, उसको वेरीफाई करोगे, देन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो ये पूरा आपका क्या था सर? क्लोज 8 था। इसी के अंदर एक और पॉइंट है, इनकमिंग ऑडिटर के पास पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए कि आपने कि रिटायरिंग ऑडिटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। पॉजिटिव एविडेंस, सर मैंने तो उसको लेटर पोस्ट कर दिया था तो चल जाएगा? नहीं चलेगा। सिर्फ लेटर पोस्ट करते हो वो आपका पॉजिटिव एविडेंस नहीं माना जाएगा। यहां पे आपके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट पोस्टिंग नोट कंसीडर्ड एज ए वैलिड। आप या तो एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कि आपने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, या फिर आप हैंड डिलीवरी करा रहे हो तो उसके आप रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेके आओगे, या फिर यूडीन के थ्रू। इन सारे केसेस के अंदर आपके पास पॉजिटिव एविडेंस होना चाहिए। अब बात आती है सर क्लोज 9 की। क्लोज 8 बोल रहा था कि अगर आपने ऑडिटरशिप एक्सेप्ट करने की कोशिश करी विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर, तो क्लोज 8 के अंदर गिल्टी। क्लोज 9 बोलता है अगर आपने एक्सेप्ट करने की पोजीशन, एक्सेप्ट करने की कोशिश करी ऑडिटरशिप की, बट आपने सेक्शन 139 टू 141 इसको काट लो। यहां पे मैंने कर दिया, ऑलरेडी चेंज कर दिया यहां पे, यस, विद सेक्शन 141। अगर आपने सेक्शन 141 तक के लिए, इट मींस 139 140 141 इन तीनों सेक्शन के रिगार्डिंग आपने चेकिंग ही नहीं करी,
इन तीनों चीजों के रिगार्डिंग आपने चेकिंग करनी चाहिए थी कि इन तीनों चीजों का कंप्लायंस हुआ, इन तीनों सेक्शन का कंप्लायंस हुआ नहीं हुआ। अगर आपने उसके बिना ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। वापिस एक्सेप्ट करने की कोशिश करी अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट फर्स्ट ascertaining whether the requirement of section 139, 140, 141 has been complied with or not, उसके बिना आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, क्लोज 9 के अंदर हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। सर एक काम करता हूं, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूं कि आपने कंप्लायंस कर दिया, नहीं चलेगा, आपको पूरे रिकॉर्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। मस्ट वेरीफाई द रिकॉर्ड, ओनली सर्टिफिकेशन लेने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद जाके वेरीफाई करना पड़ेंगे रिकॉर्ड्स कि सेक्शन 139 टू 141 तक का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ। अब आता है हमारा क्लोज 10। जब मैं क्लोज 10 की बात करूं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोज 10 की जब मैं बात करूं, इट मींस अगर आपने चार्ज करा या ऑफर टू चार्ज करा, एक्सेप्ट करा या ऑफर टू एक्सेप्ट करा, क्या सर मैंने परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज करूं, परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज करो, या फिर आप चार्ज करो फी ऑन द बेस्ड ऑन द कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर फाइंडिंग, जो फ्यूचर में जितनी फाइंडिंग मिलेगी उसके बेसिस पे आप फी चार्ज करोगे, ऐसा आप असाइनमेंट एक्सेप्ट करके चलोगे, हम क्लोज 10 के अंदर आपको गिल्टी मान के चलेंगे। ध्यान से सुनो, अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी ऐसा असाइनमेंट जिसपे फी कैसे है, परसेंटेज बेसिस पे फी है या कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे फी है, उस केस के अंदर हम आपको क्लोज 10 के अंदर गिल्टी मान के चलेंगे। बट इसका भी एक्सेप्शन है। इट मींस आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो इन एक्सेप्शनल केसेस। कौन कौन से केसेस के अंदर? जब आप रिसीवर लिक्विडेटर एक्ट कर रहे हो, उस केस के अंदर जो आपकी फी है वो परसेंटेज बेसिस पे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप एक्ट कर रहे हो एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिटरशिप का एक्ट कर रहे हो, उस केस के अंदर भी आप परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस के अंदर दो एग्जम्पशन आ चुकी है। एक तो एक्सेप्शन आया था कहां पे, क्लोज 2 के अंदर, जब आप पे कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट को एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ फी का, वो भी आपको अलाउ किया गया। सेकंड, आप परसेंटेज बेसिस पे फी भी चार्ज कर सकते हो, वो भी आपको अलाउ किया गया। वैल्यूअर ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड ड्यूटीज, उसके रिगार्डिंग भी आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो। या फिर आपका कोई असाइनमेंट है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के रिगार्डिंग, परसेंटेज बेसिस पे आपको अलाउ किया गया। सर मेरा कोई असाइनमेंट है फंड रेजिंग डेट रिकवरी के रिगार्डिंग, उस केस के अंदर भी आपको अलाउ किया गया। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रिगार्डिंग आपका कोई असाइनमेंट है, उस केस के अंदर भी आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज कर सकते हो। या फिर नॉन अश्योरेंस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट, ध्यान से सुनो, नॉन ऑडिट क्लाइंट, नॉन ऑडिट क्लाइंट को आप नॉन अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस केस के अंदर भी आप परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरा क्लोज 10 था। अगर आप परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज करोगे तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 11 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जब मैं क्लोज 11 की बात कर रहा हूं, इट मींस अगर आप एंगेज हुए किसी भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन के अंदर अदर देन द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट मींस सीए के अलावा कोई दूसरे बिजनेस या ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज होते हो, हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे क्लोज 11 के अंदर, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो। प्रैक्टिस में रहते रहते आप सीए वाला काम करो, ना कि कोई दूसरे बिजनेस या ऑक्यूपेशन में एंगेज हो। अगर आप ऐसा होते हो तो क्लोज 11 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट यहां पे आगे एक लाइन लिखी गई, अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। अगर काउंसिल ने आपको परमिट किया गया कि आप उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर एंगेज हो सकते हो तो वहां पे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके अलावा किसी और बिजनेस के अंदर आपने एंगेज हुए तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है जनरल परमिशन, एक आता है आपका स्पेशल परमिशन। जनरल परमिशन इट मींस काउंसिल ने आपको अलाउ किया गया कि इन सारे केसेस के अंदर अगर आप एंगेज होते हो, इन सारे बिजनेस के अंदर, इन सारे ऑक्यूपेशन के अंदर आप एंगेज होते हो, तो यहां पे आपको अलाउ किया गया, यहां पे आपको परमिशन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब मैं बात करता हूं स्पेशल परमिशन की, तो जनरल परमिशन के अलावा जितने भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन है वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी ही पड़ेगी आईसीआई से। अगर आप स्पेशल परमिशन नहीं लेते, आईसीआई से एक एक्स्ट्रा परमिशन नहीं लेते, तो उसके अंदर हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे क्लोज 11 के अंदर। सर जनरल परमिशन के अंदर क्या क्या चीजें अलाउ की गई? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एम्प्लॉयमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट ट्यूटरशिप या फिर पार्ट टाइम ट्यूटरशिप प्रोवाइड कर रहे हो आईसीआई के अंडर, देखो प्राइवेट ट्यूटरशिप खुद भी दे सकते हो और पार्ट टाइम ट्यूटरशिप आईसीआई के अंडर काम कर रहे हो, तो वो भी आपको अलाउ किया गया, वहां पे भी आपको स्पेशल परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये काम आप कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में रहते हुए। इसके अलावा अगर सर मैं क्लास अटेंड करना चाहता हूं, वैल्यूएशन ऑफ पेपर सेटर या पेपर सेटर बनना चाहता हूं, अलाउड है। बेसिक काम आपको अलाउ किया गया, ये सारी चीज आपको अलाउ की गई। ऑथरशिप ऑफ बुक्स और आर्टिकल, ध्यान से सुनो, ऑथरशिप किसी भी बुक की, किसी भी आर्टिकल्स की चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एडिटरशिप ओनली प्रोफेशनल जर्नल की होनी चाहिए। इट मींस जब एडिटरशिप की बात आएगी तो ओनली प्रोफेशनल जर्नल की होनी चाहिए। जैसे आपका टैक्स ऑडिट हो गया, जैसे आपकी कंपनी की जर्नल हो गई, तो कंपनी एक्ट की जर्नल हो गई, उनके रिगार्डिंग आपकी एडिटरशिप पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा कोई ऐसी जर्नल की आपके पास एडिटरशिप है जो कि आपको अलाउ नहीं है, वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी।
इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर या फिर प्रमोटर डायरेक्टर हो तो भी आपको अलाउ किया गया, वहां पे भी स्पेशल परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर आप नोटरी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सर्वेयर का काम करते हो, यहां पे भी आपको अलाउ किया गया, यहां पे भी स्पेशल परमिशन लेने की नीड नहीं है। बट जब मैं बात करता हूं स्पेशल परमिशन की, तो यहां पे आपके दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, अगर कोई फैमिली बिजनेस कंसर्न, कोई भी फैमिली बिजनेस, जैसे मान के चलो आपकी फैमिली का कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, उसके अंदर भी आप पार्टनर हो, चाहे स्लीपिंग पार्टनर क्यों ना हो, तो भी आपको यहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने आईसीआई से परमिशन ले ली, काउंसिल से परमिशन ले ली, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे क्लोज 11 के अंदर। इसलिए बोला गया इंटरेस्ट है अगर आपका फैमिली बिजनेस कंसर्न के अंदर, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर वाला ही क्यों ना हो, तो भी आप आपको गिल्टी मान के चलेंगे। अगर कोई दूसरा एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड काम करने की कोशिश करी, देखो एजुकेशनल फील्ड के अंदर सिर्फ ये दो चीज आपको अलाउ की गई, एक तो प्राइवेट ट्यूटरशिप, एक पार्ट टाइम आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन दोनों के अलावा कैसी भी आप एजुकेशनल के रिगार्डिंग आप क्या करते हो, एजुकेशनल फील्ड के रिगार्डिंग आप एंगेज होते हो, उस केस के अंदर आपको स्पेशल परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप गिल्टी हो जाओगे। अब ये सारी चीजें तो हो गई आपकी जनरल परमिशन, स्पेशल परमिशन के अंदर। अब इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट क्या है सर, क्या सर मैं एमडी और डायरेक्टर बन सकता हूं, एमडी डब्ल्यूटीडी नहीं बन सकते, उसके रिगार्डिंग आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या सर मैं नॉर्मल डायरेक्टर बन सकता हूं, यस आपको अलाउ किया गया, कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनलेस ही इज अ पार्टनर इंटरेस्टेड इन सच कंपनी, ही हिज पार्टनर इंटरेस्टेड इन सच कंपनी एज ए ऑडिटर, यहां पे लिखो एज अ ऑडिटर। इट मींस अगर जिस कंपनी के आप एज ए ऑडिटर हो, ऑलरेडी आपका पार्टनर ऑडिटर है, उस कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। इसके अलावा कोई भी कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो, एमडी डब्ल्यूटीडी नहीं, नॉर्मल डायरेक्टर जो आपका डायरेक्टर सिंप्लिसिटर होता है, प्रमोटर डायरेक्टर होता है, ये आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एमडी और डब्ल्यूटीडी बनना है, उस केस के अंदर आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। सर एमडी डब्ल्यूटीडी कब कब अलाउ किया गया, एमडी डब्ल्यूटीडी आपको जनरल परमिशन के अंदर अलाउ किया गया, एक तो चैप्टर 17 के अंदर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 17 हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करते हो कंपनी के थ्रू, उस कंपनी के अंदर आप एमडी बन सकते हो, डब्ल्यूटीडी बन सकते हो, वो आपको चैप्टर 17 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑनररी पोजीशन मिलती है, ध्यान से सुनो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ऑनररी पोजीशन मिलती है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, लाइक आपको एमडी बना दिया कोई सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, एज ए ऑनररी पोजीशन मिली है, उस केस के अंदर भी आपको जनरल परमिशन के अंदर अलाउड है, वहां पे भी आपको स्पेशल परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दोनों केस आपको पता होना चाहिए, एमडी और डब्ल्यूटीडी कौन से जनरल केसेस के अंदर आपको अलाउ किया गया। सर जब मैं बात कर रहा हूं टीचिंग की, जब आपने एजुकेशन की बात करी, प्राइवेट ट्यूटरशिप या फिर पार्ट टाइम अंडर आईसीआई या फिर कोई दूसरे एजुकेशनल फील्ड के अंदर मैं काम कर रहा हूं, बट मैंने स्पेशल परमिशन ले ली, उस केस के अंदर आपका डायरेक्ट टीचिंग आवर 25 आवर पर वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में रहते हुए आप अलग काम कर रहे हो, तो आपका 25 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक वीक के अंदर। सेकंड, सर अगर मेरा एचयूएफ के अंदर इंटरेस्ट है, एचयूएफ के अंदर इंटरेस्ट कैसे है सर, पहले से ही हमारी कोई एचयूएफ चलती आ रही है, उस केस के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन उस एचयूएफ के अंदर नहीं होना चाहिए, नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज अलाउड। बट क्या सर यहां पे मैं खुद एचयूएफ क्रिएट कर सकता हूं, नहीं क्रिएट कर सकता हूं क्या, एचयूएफ नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दी गई। आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन में मिलनी चाहिए, या फिर आपके इनहेरिटेंस में मिलनी चाहिए, या फिर आपके सक्सेशन में मिलनी चाहिए, बट आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते एचयूएफ, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के अंदर हो। इसके अलावा रॉयल्टी ऑफ वेबसाइट, किसी वेबसाइट से रॉयल्टी आ रही है तो वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जब मैं बात करता हूं ट्रेडिंग इन कमोडिटीज, पहले यहां पे अलाउ होता था, अब आपको डिसअलाउ कर दिया गया, कमोडिटीज के अंदर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में रहते हुए आपको अलाउ ही नहीं है। ध्यान से सुनो, कमोडिटीज के अंदर जब मैं बात करता हूं एफएनओ के अंदर, इट मीन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, या फिर करेंसी के अंदर, या फिर कोई किसी भी चीज के अंदर, वहां पे आपको अलाउ किया गया, वहां पे आपको अलाउ किया गया, वहां पे आप कर सकते हो ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपका पर्सनल कैपेसिटी में होनी चाहिए। सर पर्सनल कैपेसिटी मींस, इट मींस आप खुद के नाम पे वो ट्रेडिंग करोगे, ना कि क्लाइंट के नाम पे, ना कि अपनी फर्म के नाम पे, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक ईएसबी का गाइडलाइन और थी, सर गाइडलाइन क्या थी कि आप ऑडिटर हो सब्सिडरी कंपनी के, ध्यान से सुनो, ऑडिटर हो सब्सिडरी कंपनी के, तो उसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसके आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर आप ऑडिटर हो सब्सिडरी कंपनी के। ये देखो वैसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर, बट ईएसबी ने देखा यार यहाँ पे आपकी इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो सकती है, इसलिए इन्होंने ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लोज 11 के अंदर डाल दिया कि अगर आप ऑडिटर हो सब्सिडरी कंपनी के तो होल्डिंग कंपनी का आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, साफ साफ यहाँ पे आपको मना
कर दिया गया। तो ये पूरा पूरा आपका क्लोज 11 था। क्लोज 11 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कोई दूसरे भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज होते हो अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा अनलेस परमिटेड बाय द काउंसिल। यहां पे अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एमडीडब्ल्यूटीडी बनना चाहते हो वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। बट एमडीडब्ल्यूटीडी भी आपको जनरल परमिशन के अंदर अलाउ किया गया कोई कोई केसेस के अंदर। कहां पे? एक तो चैप्टर 17 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर आपको अलाउ किया गया, या फिर आपको ऑनररी पोजीशन मिलती है सेक्शन 8 कंपनीज या कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पे आपको अलाउ किया गया। तो वो सारी चीज आपको अलाउ की गई। फिर आपको बोला गया कि जनरल परमिशन के अंदर जो जो बिजनेस या ऑक्यूपेशन गिवन है वहां पे आपको कोई भी परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे आप एंगेज हो सकते हो। बट इनके अलावा जितने भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन है वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न, वहां पे आपको स्पेशल परमिशन लेनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट टीचिंग आवर आपका 25 आवर इन अ वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रख के चलना है। एचयूएफ के अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, और वो आपको इनहेरिटेंस सक्सेशन या फिर आपको पार्टीशन के अंदर आपको मिलनी चाहिए, आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते। ट्रेडिंग इन कमोडिटीज आपको अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आता है हमारा क्लोज 12। क्लोज 12 बोलता है अगर आपने किसी भी पर्सन को अलाउ किया, ध्यान से सुनो, किसी भी पर्सन को अलाउ किया, किस लिए? कि मेरे बिहाफ पे, ध्यान से सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के बिहाफ पे साइन करने के रिगार्डिंग, कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस हूं, मैंने किसी भी पर्सन को अलाउ कर दिया कि भैया तू मेरे बिहाफ पे साइन कर दे, मेरी फर्म के बिहाफ पे साइन कर दे, किसी भी रिपोर्ट पे, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, किसी भी सर्टिफिकेट पे, तो क्लोज 12 के अंदर गिल्टी हो जाऊंगा। तो सर मेरे बिहाफ पे कौन साइन कर सकता है? अरे यार आपके बिहाफ पे तो सिर्फ आपके पार्टनर साइन कर सकता है ना। यस, इसलिए यहां पे बोला गया अलाउ अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस or member not being a partner to sign on behalf of his firm any balance sheet, profit and loss report on the financial statement, उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 12 के अंदर। सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस प्लस पार्टनर यही आपके बिहाफ पे साइन कर सकता है, इसके अलावा कोई भी पर्सन आपके बिहाफ पे साइन नहीं कर सकता। यहां पे एक्सेप्शन भी गिवन है, सीआईपी प्लस पार्टनर। सर यहां पे कुछ एक्सेप्शन दिया गया था कि आप अपने जो साइनिंग अथॉरिटी वो आप डेलीगेट कर सकते हो किसी किसी केसेस के अंदर। कहां कहां पे डेलीगेट कर सकते हैं सर? जैसे ऑडिट क्वेरी को आप इशू करके चल रहे हो तो उस केस के अंदर आप डेलीगेट कर सकते हो, आर्टिकल रेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आप डेलीगेट कर सकते हो अपनी साइनिंग अथॉरिटी, या फिर स्टैंपिंग से रिलेटेड, मेमोरेंडम ऑफ कैश वेरिफिकेशन से रिलेटेड, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड प्रोड्यूस के रिगार्डिंग, या रेजिंग बिल्स के रिगार्डिंग, या फिर अटेंड कर रहे हो आप मैटर्स ऑफ टैक्स प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, वहां पे भी आपको डेलीगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब केसेस के अलावा आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते अनलेस वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस प्लस पार्टनर होना जरूरी है। तो ये आपका पूरा पूरा पार्ट 1 था। पार्ट 1 क्या था सर? हमारा पूरा हमने क्लोज 12 की 12 कंप्लीट कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं क्योंकि काफी फास्ट बोल रहा हूं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। यस, तो अभी हमने पूरा पूरा पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। मैं वापस आपको एक बार सारे क्लोजेस बता रहा हूं। क्लोज 1 क्या था? अगर आपने अलाउ किया किसी भी पर्सन को अपने नाम पर प्रैक्टिस करने के लिए तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे अनलेस चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस प्लस में पार्टनर और एम्प्लॉय होगा, चल जाएगा। क्लोज टू बोलता है अगर आपने पे करा, एग्री टू पे करा, अलाउ टू पे करा, क्या? शेयर कमीशन ब्रोकरेज, शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन फी और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। बट किसके साथ शेयर कर सकते हैं? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, डिसीज पार्टनर, सॉरी रिटायर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, और यहाँ पे आपका रेगुलेशन 53A वाले मेंबर के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लोज 2 में पे कर रहे हो तो क्लोज 3 में एक्सेप्ट करोगे। अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी पार्ट ऑफ प्रॉफिट अदर देन द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। किससे आप एक्सेप्ट कर सकते हो? रेगुलेशन 53A वाले मेंबर से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज 4, अगर आप एंटर हुए पार्टनरशिप के अंदर, हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे अनलेस चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस के साथ आप एंटर हो सकते हो, या रेगुलेशन 53A वाले मेंबर के साथ आप एंटर हो सकते हो, एक्सेप्ट 3 छोटे लोग, कौन कौन से? MBA, बीटेक, बीलो, उनके साथ आप एंटर नहीं हो सकते, या फिर सीजी या काउंसिल ने कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया तो उसके साथ भी आप एंटर हो सकते हो। क्लोज 5 रिलेवेंट नहीं था। क्लोज 6 था अगर आपने सोलिसिट करा, क्या सर? क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को थ्रू सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, पर्सनल कम्युनिकेशन, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। एक्सेप्शन क्या था? एक सीआईपी दूसरे सीआईपी से रिक्वेस्ट कर सकता है। सेकंड, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर्स के रिगार्डिंग, बट ध्यान रखना अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए है तो मिनिमम फी होगी तो ही आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर एरिया एक्सक्लूसिव फॉर सीए नहीं है तो आप रिस्पॉन्ड कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज 7 में अगर आपने एडवर्टाइज करा प्रोफेशनल अटेनमेंट्स के या फिर कोई दूसरी डेजिग्नेशन यूज करने की कोशिश करी अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। क्या सर मैं राइटअप के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं? यस, आपको अलाउ किया गया, आप राइटअप के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, बट सर्टेन टू द सर्टेन कंडीशन, सॉरी सर्टेन कंडीशंस का आप ध्यान रख के चलोगे।
क्लोज 8, अगर आपने एक्सेप्ट करी पोजीशन एज ए ऑडिटरशिप विच इज प्रीवियसली हेल्ड बाय द अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जिसमें आपने उससे कम्युनिकेट नहीं किया, डायरेक्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 9, अगर आपने एक्सेप्ट करो अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर विदाउट फर्स्ट असरटेनिंग द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139 टू 141, तो उस केस के अंदर क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 10, अगर आपने ऐसा एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, एक्सेप्ट एग्री टू एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे या फिर आपका कंटीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। उसके भी एक्सेप्शंस थे, वो हमने देखे थे। क्लोज 11, अगर आपने किसी भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज हुए अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाले प्रोफेशन के अलावा अनलेस परमिटेड बाय काउंसिल, तो हम आपको क्लोज 11 के अंदर गिल्टी मान के चलेंगे। क्या मैं डायरेक्टर बन सकता हूं? यस, आपको अलाउ किया गया, आप डायरेक्टर बन सकते हो, बट वहां पे आपका या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एज ए ऑडिटर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे क्लोज 12 पे, अगर आपने किसी भी पर्सन को अलाउ किया अपने नाम पे साइन करने के रिगार्डिंग, अपने नाम में अपने फर्म के नाम पे साइन करने के रिगार्डिंग किसी रिपोर्ट पे, सर्टिफिकेट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो आप गिल्टी हो जाओगे अनलेस सच पर्सन इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस एंड पार्टनर। ये आपका पूरा पूरा क्या था सर? पार्ट 1 था। अब हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 जो एप्लीकेबल होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस के ऊपर। जब मैं सर्विस की बात करूं, इट मींस यहां पे अब आप जॉब कर रहे हो तो यहां पे पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 के दो क्लोज कौन कौन से? अगर आपने पे करने की कोशिश करी, अलाउ टू पे करने की कोशिश करी, क्या पे कर रहे हो? शेयर ऑफ इमोल्यूमेंट्स, इट मींस अपनी जो सैलरी उसका एक पार्ट पे करने की कोशिश करी। क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि सामने वाले पर्सन ने आपको जॉब दिलाई, इसलिए आप पे कर रहे हो, तो आप क्लोज 1 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इट मींस पे, अलाउ टू पे, एग्री टू पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी पर्सन एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे क्लोज 1 के अंदर। क्लोज 2 बोलता है देखो, अगर आपने एक्सेप्ट करने की कोशिश करी क्या? कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, किससे? किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, लॉयर से, ब्रोकर से। क्यों सर? क्योंकि उनको आप अपनी फर्म के अंदर, जिस फर्म के अंदर आप जॉब कर रहे हो, जिस कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, वहां पे उनको आपने एंगेज कराया, फिर उसके चक्कर में उनकी फीस से, उनके प्रॉफिट से आप एक कमीशन ले रहे हो, ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो, तो आप क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इट मींस एक्सेप्ट, एग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट, फी, गेन्स फ्रॉम लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्रोकर एंगेज बाय सच कंपनी, फर्म, पर्सन बाय वे ऑफ ग्रेटिफिकेशन और कमीशन, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। तो ये दोनों क्लोज आपके किससे थे? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस से रिलेटेड थे, यहां पे प्रैक्टिस वाली बात नहीं थी। अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 एप्लीकेबल होता है दोनों पे। इट मींस अब चाहे प्रैक्टिस में हो, आप चाहे सर्विस में, हमें कोई मतलब नहीं है, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा इसके अंदर भी। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब? अगर आप फेलो मेंबर नहीं हो इंस्टीट्यूट के, फिर भी एक्ट करते हो एज ए फेलो, ध्यान से सुनो, नोट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, एक्ट एज ए फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। इसको याद कैसे करेंगे? नोट बीइंग अ फेलो, एक्ट एज ए बफेलो, नोट बीइंग अ फेलो, एक्ट एज ए बफेलो, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। क्लोज 2, डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन आस्क फॉर। आईसीआई रिलेटेड बॉडीज ने आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी और आपने वो सप्लाई नहीं करी, तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर, डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट आस्क फॉर बाय द इंस्टीट्यूट, काउंसिल, कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एपीलेट अथॉरिटी, तो इन केसेस के अंदर क्लोज 2 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। ध्यान से, ये सारी आईसीआई रिलेटेड बॉडीज है, मैं अदर देन आईसीआई रिलेटेड बॉडीज की बात नहीं कर रहा, मैं आईसीआई रिलेटेड बॉडीज की बात कर रहा हूं। जैसे ये सारी बॉडीज ने कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी और आपने सप्लाई नहीं करी, क्लोज 2 के अंदर गिल्टी। अगर आपने सप्लाई करी बट गलत सप्लाई करी, तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी नहीं होंगे, वो हम आगे जाके गिल्टी होंगे, वो हम अभी देखेंगे। फिर आता है हमारा क्लोज 3। क्लोज 3, अगर आपने, ध्यान से सुनो, अगर आप क्लोज 6 और क्लोज 7 के अंदर हमने देखा था कि आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो टेंडर्स के रिगार्डिंग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस से वर्क सिक्योर कर सकता है, या फिर आप राइटअप के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो क्लोज 7 के अंदर। ये सारी चीजें आपको अलाउ की थी? यस सर, ये अलाउ की थी। इन सारी चीजों के अंदर आपने क्या करा? कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी while inviting professional work from the another chartered accountant, while responding tenders or inquiries, while advertising through write up or anything provided under the item 6 or 7. It means क्लोज 6 और 7 ऑफ पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर जितने भी आइटम आपको अलाउ किए गए थे, उसके अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी वो आपने फॉल्स प्रोवाइड करी, तो भी आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। यहां पे आपके 3 क्लोज है, देखो तीनों आपसे एफएफ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। एक बोलता है अगर आप फेलो मेंबर नहीं हो तो और आप एक्ट कर रहे हो एज फेलो, तो गिल्टी। सेकंड बोलता है अगर आप फेल हो गए टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू द आईसीआई रिलेटेड बॉडीज, तो आप गिल्टी। थर्ड, अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी किसमें? क्लोज 6 क्लोज 7 के अंदर जो भी चीजें अलाउड थी वहां पे आप इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो फॉल्स, तो उस केस के अंदर क्लोज 3 पार्ट 3 शेड्यूल 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। अब आता है हमारा पार्ट 4।
सर जब मैं बात करूं पार्ट 4 की, पार्ट 4 एप्लीकेबल किस पे होगा? पार्ट 4 एप्लीकेबल होगा हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड सर्विस, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इट मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पे आपको अदर मिसकंडक्ट की बात आएगी, ना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात आएगी। इट मींस अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, हमें मतलब नहीं है, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी माना गया है और आपको पनिशमेंट मिली है, इंप्रिजनमेंट मिला है 6 मंथ तक का। इट मींस इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, इट मींस 6 मंथ या 6 मंथ से कम की आपको इंप्रिजनमेंट हुई है, उस केस के अंदर क्लोज 1 पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। और सेकंड क्लोज, अगर काउंसिल के ओपिनियन में अगर आपने कुछ ऐसा भद्दा काम किया, इट मींस डिसरिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन ऑफ आईसीएआई, उस केस के अंदर क्लोज 2 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन टू द इंस्टीट्यूट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शंस वेदर इज नॉट और रिलेटेड टू द प्रोफेशनल वर्क। इट मींस आपके चाहे प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हो चाहे ना हो, बट ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन है तो आपको गिल्टी माना जाएगा क्लोज टू पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर। जैसे मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, यूजिंग आर्टिकल, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उसको यूज कर रहे हो फॉर अदर देन प्रोफेशनल वर्क, अदर देन प्रोफेशनल वर्क, तो उस केस के अंदर हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। अगर उससे बोलो जा भाई सब्जी मंडी जाके मेरे घर के लिए सब्जी ले आ, तो आप गिल्टी माने जाओगे। इसके अलावा काफी सारे केसेस और थे। काफी सारे केसेस कौन कौन से थे? एक केस मैं यह बता सकता हूं कि आपके अगर अदर देन कौन सी आईसीए रिलेटेड बॉडीज, अगर आईसीआई रिलेटेड बॉडीज के अलावा कोई और रेगुलेटरी बॉडीज या कोई पब्लिक अथॉरिटी आपसे इंफॉर्मेशन मांगती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंफॉर्मेशन मांगती है और आपने यहां पे सप्लाई नहीं की, तो इस केस के अंदर आप यहां पे गिल्टी हो जाओगे क्लोज 4 के अंदर, सॉरी क्लोज टू पार्ट 4 शेड्यूल 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। ध्यान से सुनना, अदर देन आईसीआई रिलेटेड बॉडीज, आईसीआई रिलेटेड बॉडीज की बात आएगी, वो तो हम ऑलरेडी ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम सेकंड शेड्यूल पे। सेकंड शेड्यूल के वही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है। जब हम पार्ट 1 के स्टार्ट करते हैं तो पार्ट 1 एप्लीकेबल किस पे होगा सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं बात करता हूं सर पार्ट 1 की, तो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही disclose information acquired in the course of professional engagement to any person other than client so engage him। It means अगर आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी, ध्यान से सुनो, आप प्रैक्टिस के अंदर हो, अगर आपने कोई ऑडिट में से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर की थी और वो आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो क्लोज 1 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सीआईपी डिस्क्लोज ऑन हिज ओन बिहेस्ट, अगर आपने खुद की मर्जी से डिस्क्लोज करने की कोशिश करी, चाहे कोर्ट के अंदर ही क्यों ना डिस्क्लोज कर रहे हो, तो भी आपको गिल्टी मान लिया जाएगा। इट मींस कोर्ट आगे से आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगी तो ही आप डिस्क्लोज कर सकते हो। क्लोज टू सर्टिफाई और सबमिट इन हिज नेम और द नेम ऑफ फर्म अ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनो, अगर आपने सर्टिफाई करा खुद के नेम पे, फर्म का नेम पे, अ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम क्लोज टू के अंदर आपको गिल्टी मान के चलेंगे। अगर उसका एग्जामिनेशन भी आपने ही किया है, इट मींस एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड हैज बीन डन बाय हिम, हिज पार्टनर, एम्प्लॉय और अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जामिनेशन भी आप कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को भी आप ही वेरीफाई कर रहे हो, उस केस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा रिकॉर्ड कोई और वेरीफाई कर रहा है, साइन सर्टिफाई आप कर रहे हो, तो आप क्लोज टू के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 3, अगर आपने परमिट करा खुद का नेम या फर्म का नाम, किससे? इन कनेक्शन विद द एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग और कॉन्टिजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, उस केस के अंदर हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे, जहां पे आपने वाउच कर दी एक्यूरेसी के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग हमने देखा था, देखो आप वाउच नहीं कर सकते प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, आप साइन कर रहे हो तो वहां पे आप वाउच नहीं कर सकते अपनी एक्यूरेसी की, भाई जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर गिवन है वो एक्यूरेट है, ऐसा आप वाउच नहीं कर सकते। तो यहां पे आप जब भी साइन करोगे तो 3 चीजें अपने रिपोर्ट के अंदर लिखोगे, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, बेसिस ऑफ अजम्पशंस क्या है, सोर्स ऑफ डेटा क्या है, और वहां पे आप वाउच करके नहीं चलोगे, एक्यूरेसी आपको ध्यान रखना है क्लोज 3 के अंदर, तो ही आप साइन कर सकते हो, अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है। यहां पे आप ऐसे ही 3400 के रिगार्डिंग भी कंसिडर करके चलना। अब आता है क्लोज 4, जो के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं क्लोज 4, तो क्लोज 4 के अंदर कब गिल्टी होंगे? अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो, डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही express his opinion on the financial statement of any business or enterprise
in which he, his firm or partner in his firm or relative has a substantial interest, जहां पे आपका आपके फर्म का आपके रिलेटिव का substantial interest है, उस केस के अंदर आपने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की कोशिश करी तो हम आपको क्लोज 4 के अंदर गिल्टी मान लिया जाएगा। जैसे मान के चलो मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूं उस कंपनी के अंदर और मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 4 के अंदर। या फिर सेक्शन 144 की डिसेबिलिटीज आ गई, सॉरी सेक्शन 141 की डिसेबिलिटीज आ गई, तो उस केस के अंदर भी आप यहां पे एक्सेप्ट करके चल रहे हो तो भी क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। कंसिडर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो उस केस के अंदर क्लोज 4 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। कूलिंग पीरियड आपका 2 ईयर का लग जाएगा। मान के चलो आप पहले डायरेक्टर थे कंपनी एबीसी के अंदर, अब वहां से आप रिटायर हो गए, डायरेक्टर से रिटायर हो गए, अब आप ऑडिटर बन गए, अब आपने खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म स्टार्ट कर दिया, अब आप ऑडिटर बन गए और वही एबीसी फर्म का ऑडिट करना चाहते हो, तो 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, तो ही आप उस कंपनी का ऑडिटर बन सकते हो। इसके अलावा आप किसी कॉलेज और ट्रस्ट के रिगार्डिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑडिटरशिप, जहां पे आप ध्यान से सुनो, जहां पे आप पार्ट टाइम लेक्चरर हो तो उस कॉलेज का आप ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जहां पे आपका पार्टनर एम्प्लॉय है या फिर ट्रस्टी है, उस केस के अंदर उस ट्रस्ट का भी आप ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, साफ साफ मना कर दिया गया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर भैया इंटरनल ऑडिटर साइमल्टेनियसली एक ही कंपनी का नहीं बन सकता। इंटरनल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर साइमल्टेनियसली नहीं बन सकता। नो टू टेक सर्टिफिकेशन असाइनमेंट ऑफ रिलेटिव, ये भी आपको मना कर दिया गया। तो रिलेटिव के रिगार्डिंग जो भी आप जैसे सर्टिफिकेट इशू करते हो, नेटवर्क सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, वो भी आपको अलाउ नहीं किया गया, क्लोज 4 के अंदर आपको मना किया गया। तो यहां पे आप जब क्लोज की बात करेंगे तो रिपोर्ट, सर्टिफिकेट सब चीजें इंक्लूड होती है, ना कि सिर्फ ऑडिट की बात हो रही है। अगर आप सर्टिफिकेट भी इशू करोगे क्लोज 4 के अंदर वो भी कवर हो जाएगा। अब आता है क्लोज 5। अगर आपने डिस्क्लोज करने से फेल हो गए, इट मींस फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज होना चाहिए था, आपको पता था फिर भी आपने डिस्क्लोज नहीं करवाया, तो क्लोज 5 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 6, फेल टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आपको पता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फिर भी आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको डिस्क्लोज नहीं किया, फेल टू डिस्क्लोज, आपको पता है ऑलरेडी, तो भी आप क्लोज 6 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 5 के अंदर कोई मटेरियल फैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आया ही नहीं। क्लोज 6 के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी, बट आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको लिखा नहीं, तो दोनों में डिफरेंस है। जब मैं बात करता हूं क्लोज 7 की, इट मींस डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज। अगर आपने अपनी ड्यूटीज को सही से कैरी आउट नहीं किया तो क्लोज 7 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। तो ये काफी बड़ा क्लोज है, काफी वाइड क्लोज है, इसके अंदर वाइटल क्लोज है, कभी भी आप गिल्टी हो सकते हो क्लोज 7 के अंदर, अपने वर्किंग से रिलेटेड आपने कुछ भी गलती की तो। इसके रिगार्डिंग काफी सारे जजमेंट्स हैं, केसेस हैं, उसको आप हमारी सिंप्लीफाइड बुक से रीड कर सकते हो, वहां से आप रीड जरूर कर लेना। क्लोज 8 की बात करते हो तो क्लोज 8 क्या बोलते हैं, अगर आप फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ही नहीं करी, जो आपको रिक्वायर्ड थी उतनी इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन ही नहीं करी, तो उस केस के अंदर आप क्लोज 8 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। विच इज नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इट्स एक्सेप्शन आर सफिशिएंटली मटेरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, उस केस के अंदर आप क्लोज 8 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 9 के अंदर अगर आपने कोई मटेरियल डिपार्चर करा है किसी भी जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर से और उसके रिगार्डिंग आपने अटेंशन ड्रॉ नहीं करी, तो क्लोज 9 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। इट मींस if he failed to invite attention to the material departure from generally accepted audit procedure applicable to the circumstances, तो क्लोज 9 के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 10, फेल टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फी और रेम्युनरेशन। देखो रेम्युनरेशन और फी के रिगार्डिंग आपको एडवांस मिले कोई दिक्कत नहीं है, रखो कैसे भी यूटिलाइज करो, बट अगर फी और रेम्युनरेशन के अलावा कोई और पैसे आपको मिले, किससे, क्लाइंट से आपको पैसे मिले, उस केस के अंदर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखना पड़ेगा या फिर विद इन रीजनेबल टाइम आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर इन दोनों के अलावा कुछ और काम किया तो आप क्लोज 10 के अंदर गिल्टी हो जाओगे। फी और रेम्युनरेशन आप रीजनेबल टाइम के अंदर कैसे भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, इवन एडवांस में आपको रिसीव मिला हो कुछ भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्लोज 10 था हमारे पार्ट 1 का। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले क्लोज 1 आया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज 2 आया अगर आपने सर्टिफाई करा, जहां पे एग्जामिनेशन अगर आपने खुद ने करी, आपके पार्टनर ने करी या फिर कोई एम्प्लॉय ने करी या फिर कोई अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस ने करी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा किसी कोई और पर्सन आपका एग्जामिनेशन करा है, सर्टिफाई आप करे तो क्लोज 2 के अंदर गिल्टी। क्लोज 3 बोलते हैं अगर आप खुद को एंगेज करते हो, खुद को आप कहीं ना कहीं कनेक्शन में दिखाते हो किसी एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग से रिगार्डिंग या कॉन्टीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, जहां पे आप वाउच कर रहे हो एक्यूरेसी की, तो आप क्लोज 3 के अंदर गिल्टी। क्लोज 4 अगर आपने एक्सप्रेस करा ओपिनियन किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और वो भी कोई बिजनेस या कोई एंटरप्राइज पे जहां पे आपका, आपके पार्टनर का, आपके रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, क्लोज 4 के अंदर गिल्टी। क्लोज 5 के अंदर कोई मटेरियल फैक्ट, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट जो ऑडिटर को पता था, क्लोज 5 के अंदर गिल्टी। क्लोज 6 के अंदर कोई मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं करा अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो क्लोज 6 के अंदर
गिल्टी। क्लोज 7 के अंदर अगर आपने क्लोज 7 के अंदर अगर आप ग्रोसली नेग्लिजेंट हो और ड्यू डिलिजेंस आपने सही से एक्सरसाइज नहीं किया, क्लोज 7 के अंदर गिल्टी। क्लोज 8 के अंदर अगर फेल टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू विच इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो क्लोज 8 के अंदर गिल्टी। क्लोज 9 मतलब अगर आपने फेल टू इनवाइट अटेंशन, अगर आप अटेंशन इनवाइट नहीं कर पाए जहां पे आपने मटेरियल डिपार्चर कराया फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर के रिगार्डिंग, तो आप क्लोज 9 के अंदर गिल्टी। क्लोज 10 बोलता है अगर आपने जो भी आपको फी रिसीव हुई या जो भी आपको पैसे रिसीव हुए फ्रॉम द क्लाइंट fail to keep the money of his client other than fee or remuneration in a separate bank account or we utilize within a reasonable time as per the client instruction, तो आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 10 के अंदर। अब आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 एप्लीकेबल होता है सबके ऊपर। देखो जब मैं बात करता फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 था चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस के ऊपर, बट यहां पे सर्विस से रिलेटेड कोई अलग से क्लोज ही नहीं है। पार्ट 2 एप्लीकेबल होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर, इट मींस मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के ऊपर, बट यहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात हो रही है। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट हमें मतलब नहीं है, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्यों, कब माना जाएगा? इफ he contravention any of the provision of this act, regulation made under or guidelines issued by the council। देखो काउंसिल ने आगे गाइडलाइंस इशू करी है, उसके अंदर आपने कोई मिसकंडक्ट किया या फिर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया आई से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन है उनका, तो हम आपको क्लोज 1 के अंदर गिल्टी मान के चलेंगे, क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। अब यहां पे कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी रूल्स है, जितने भी रेगुलेशन है, जैसे आर्टिकल को स्टाइपेंड मिलनी चाहिए, आर्टिकल को सही टाइम पे यूटिलाइज करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आर्टिकल आपने अपने अंडर रजिस्टर कर लिया और डमी आर्टिकलशिप कर रहा है वो, ऐसे केसेस के अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया आप गिल्टी माने जाओगे। अगर आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया विदाउट सीओपी आपके पास था भी नहीं, फिर भी आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, तो भी आप यहां पे गिल्टी माने जाओगे क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। एक और बात, अगर आपने ऑडिट एक्सेप्ट करने की कोशिश करी जहां पे अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग थी, जो मैं अभी क्लोज 8 के अंदर डिस्कस करके आया था, वहां पे मैंने बताया था क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, सेम यहां पे बोला गया कि अगर आपने ऑडिट फी एक्सेप्ट करने की कोशिश करी जहां पे अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फी पेंडिंग थी प्रीवियस ऑडिटर के रिस्पेक्ट में, तो क्लोज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। बट सर अगर वो सिक्योरिटी है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्लोज 2। क्लोज 2 बोलता है अगर आप एम्प्लॉय हो किसी भी कंपनी के, ध्यान से सुनो, अगर आप एम्प्लॉय हो किसी भी कंपनी के, फर्म के या फिर किसी भी पर्सन के, और आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्लोज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। देखो जब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात आएगी तो प्रैक्टिस के अंदर हो तो आपका क्लोज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल लग गया, बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो तो क्लोज 2 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल लग गया। ये आपको ध्यान रखना है। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, फर्म और एनी पर्सन डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने भैया ऑलरेडी परमिशन ले ली, किससे, एम्प्लॉयर से परमिशन ले ली या फिर लॉ ने आपको परमिट करा हुआ है, उस केस के अंदर आप डिस्क्लोज करोगे, चल जाएगा। क्लोज 3, इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रिटर्न फॉर्म सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट काउंसिल। इट मींस आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट करी और वो आपको पता था फॉल्स इंफॉर्मेशन है, नोइंग देम टू बी फॉल्स, तो अब आपको क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। ध्यान से सुनो, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई ही नहीं करते, आईसीआई रिलेटेड बॉडीज को कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई ही नहीं करते, उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे कहां पे? क्लोज 2 पार्ट 3 शेड्यूल 1 के अंदर। बट अगर आपने सप्लाई करी बट फॉल्स सप्लाई करी, सप्लाई तो करी बट फॉल्स सप्लाई करी, उस केस के अंदर आप गिल्टी हो जाओगे क्लोज 3 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। दोनों डिफरेंट है, बट आपको ध्यान रखना है आईसीआई रिलेटेड बॉडीज के अंदर क्या क्या कवर होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। एपीलेट अथॉरिटी भी आईसीआई रिलेटेड बॉडीज का पार्ट बनती है। फिर आता है हमारा क्लोज 4। क्लोज 4, अगर आपने डिफॉल्टेट करने की कोशिश करी, एम्बेजल करने की कोशिश करी क्लाइंट के मनी को, तो उस केस के अंदर क्लोज 4 के अंदर हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे। इसको आप रीड करना क्लोज 10 पार्ट 1 शेड्यूल 2 के हिसाब से, उसके साथ रीड करना। इट मींस क्लाइंट की मनी को आप कहीं और यूटिलाइज करते हो, सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखते, उसके साथ इसको लिंक करके रीड करना, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा हमारे एक फिफ्थ क्लोज और है जो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, फिर आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। फिफ्थ क्लोज क्या है सर? अगर आपने, ध्यान से सुनो, अगर आपने कॉन्ट्रवेंशन किया कोई भी कंपनीज एक्ट के कोई भी प्रोविजंस का, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे क्लोज 5 पार्ट 2 शेड्यूल 2 के अंदर। ये हमारा न्यू क्लोज है। अगर आपने कोई भी कंपनीज एक्ट किसी भी प्रोविजन का, किसी भी सेक्शन का नॉन कंप्लायंस किया, कोई कॉन्ट्रवेंशन किया, तो हम आपको गिल्टी मान के चलेंगे क्लोज 5 के अंदर। अब आता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 एप्लीकेबल होता है हमारे अदर मिसकंडक्ट के ऊपर। ये भी हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सर्विस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इट मींस अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही,
अगर आपने कोई सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी पाया और आपको इंप्रिजनमेंट हुई है मोर देन 6 मंथ की, ध्यान से सुनो, मोर देन 6 मंथ की, तो आप कहां पे गिल्टी हो जाओगे? पार्ट 3 के अंदर, क्लोज वन पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे। सर अगर 6 मंथ या 6 मंथ से कम की बात करूं, 6 मंथ या 6 मंथ से कम की बात करूं तो आपका फर्स्ट शेड्यूल के अदर मिसकंडक्ट के अंदर चला जाएगा। बट 6 मंथ से ज्यादा की बात करूं तो ये सेकंड शेड्यूल के अदर मिसकंडक्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये पूरे पूरे आपके शेड्यूल थे। काफी अच्छे से हमने शेड्यूल को 2 बार 3 बार पढ़ा है। अब इसको रिगार्डिंग आपको बार बार रीड करना पड़ेगा। देखो ये हमारा लेक्चर 1.5 आवर का जा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम और स्पीड से कवर कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूं सर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो कहां पे गिल्टी होंगे सर? अभी जस्ट डिस्कस किया है सर यहां पे, कॉन्ट्रावेंशन एनी ऑफ द प्रोविजन और गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल, इट मींस क्लोज वन पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करता हूं। देखो एक तो चैप्टर है 2, चैप्टर 2 बोलता है अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपने ग्रोसली नेग्लिजेंट हो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को कैरी आउट करने में, इट मींस जो आपकी एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज है उसको कैरी आउट आपने सही तरीके से नहीं किया या फिर ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं किया, तो आप कहां पे गिल्टी हो जाओगे? चैप्टर 2 के अंदर। ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, प्रैक्टिस से रिलेटेड तो हम क्लोज 7 के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आता है चैप्टर 5, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल मेंटेन एंड कीप इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में रहते हुए। मोबाइल पे बना लूंगा नहीं चलेगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बनाने ही पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 6 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट आपको अलाउ किया गया, उसके अंदर आपको 3 चीजें अलाउ नहीं करनी, 44 एडी एडीए ए, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। चैप्टर 8 बोलता है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल नॉट होल्ड मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट। सर कितना स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट है? सेक्शन 141 के अंदर आपको बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ 20 ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनो, ऑडिट की बात करो, स्टेट ऑडिट की, 20 ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो एज पर द कंपनीज एक्ट, एक्सेप्ट ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पेड अप कैपिटल जिसकी 100 सीआर से कम है। और आपका आईसीआई कितना बोलता है? आईसीआई बोलता है कि यार 30 ऑडिट असाइनमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हो पर मेंबर, एक्सक्लूडिंग 1% कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। सर ये क्या बात हुई? कंपनी एक्ट 20 बोलती है, यहाँ पे आईसीआई बोल रहा है 30। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपका एक केस स्टडी डिस्कस किया हुआ था क्लास के अंदर, उसी को रेफर कर लेना, यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर आता है हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो, स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे इन कंपनीज की, गवर्नमेंट कंपनीज की, पीएसयू कंपनीज की, लिस्टेड कंपनीज की, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 सीआर या उससे ज्यादा है, इन कंपनीज के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनो, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट की तो बात ही नहीं हो रही, इन केसेस के अंदर आप स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। कब नहीं करेंगे सर? अगर इनसे आप अदर असाइनमेंट का भी काम कराते हो, इट मींस इनका आप अदर असाइनमेंट का भी काम करते हो और अदर असाइनमेंट की फी आपकी स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा है, उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, टर्नओवर जिसका 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। नोट टू एक्सेप्ट स्टैट ऑडिट इफ remuneration of stat audit is less than the remuneration of other assignment including associate concern। it means आपकी associate भी other assignment उसको प्रोवाइड करती है, तो उसकी फी भी आप यहां पे इंक्लूड करके चलोगे। अदर असाइनमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा सर? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस हमारी अदर असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड होती है, ये आपको ध्यान रखना। एक्सक्लूड क्या होगा सर? अदर स्टैट्यूट ऑडिट, इट मींस आपका टैक्स ऑडिट, आप बात करो टैक्स ऑडिट भी करो स्टैट ऑडिट के साथ साथ, तो टैक्स ऑडिट की फी आपके अदर असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ध्यान रखना, एक्सक्लूड होगी हमारी टैक्स ऑडिट की फी। कोई और ऑडिट करके चल रहे हो वो भी आपका एक्सक्लूड होगा। सर्टिफिकेट वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहते हुए कोई सर्टिफिकेट वर्क करते हो वो भी आपका अदर असाइनमेंट का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसको भी आप एक्सक्लूड करके चलना। इसके अलावा कोई रिप्रेजेंटेशन का काम करते हो बिफोर अथॉरिटीज, वो भी आपका अदर असाइनमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सर मैं क्वालिटी रिव्यू और यहां पे लिमिटेड रिव्यू कर रहा हूं उसी कंपनी का, तो जो इसकी फी होगी उसको मैं कहां इंक्लूड करूंगा? स्टैट ऑडिट की फी के अंदर इंक्लूड करूं, अदर असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड करूं या इंक्लूड ही ना करूं? इससे रिलेटेड भी मैंने क्लास के अंदर काफी अच्छे से डिस्कस किया है। कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मेजर स्टूडेंट इसके अंदर गलती करेंगे, मैं कमेंट के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। अब आता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 बोलता है अगर आप इंडेप्टेड हो, अगर आप इंडेप्टेड हो उस कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे आप ऑडिटरशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, ये स्टैट ऑडिट की बात नहीं हो रही, सारे टाइप की ऑडिट की बात हो रही है। आप अगर इंडेप्टेड हो उस कंसर्न के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट का सर? 1 लाख या उससे ज्यादा, 1 लाख या उससे ज्यादा, तो उस केस के अंदर आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे। अगर आपने गारंटी भी दी है या फिर कोई सिक्योरिटी दी है किसी थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में भी, तो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहां पे साफ साफ मना
कर दिया गया। फिर आता है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में बोला भैया इनकमिंग ऑडिटर आप एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे अगर आपका अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है प्रीवियस ऑडिटर का, प्रीवियस ऑडिटर को अनजस्टिफाइड रिमूव किया गया है, तो इनकमिंग ऑडिटर आप भैया एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी के अंदर प्रीवियस ऑडिटर को अनजस्टिफाइड तरीके से रिमूव किया गया है। चैप्टर 15 आप नेटवर्किंग गाइडलाइन क्लास के अंदर से रीड कर लेना, बुक के अंदर से रीड कर लेना, क्योंकि यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है जैन 26 के अंदर, तो आने के चांसेस कम है। चैप्टर 16 की बात करूंगा तो लोगो गाइडलाइंस की रिगार्डिंग बात करी, जो हमारा ब्लू कलर के अंदर सीए लिखा हुआ है, नीचे इंडिया भी लिख दिया, बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है, ट्राई कलर में अपसाइड डाउन आपका टिक मार्क है, वो सारी चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कलर का ना ही फॉन्ट का, कैसे भी आप चेंज नहीं कर सकते। जब मैं बात करता हूं चैप्टर 17 जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके रिगार्डिंग में अभी ऊपर डिस्कस करके आया था। कहां पे डिस्कस किया था सर? क्लोज 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1 के अंदर डिस्कस किया था, जब मैं बात कर रहा था आपसे कि आप डायरेक्टर बन सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर, बट एमडी डब्ल्यूटीडी के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर वहां पे मैंने आपको बोला जनरल परमिशन के अंदर भी आप एमडी डब्ल्यूटीडी बन सकते हो अगर आप चैप्टर 17 की बात कर रहे हो, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस की, जो कि ये वाला पॉइंट है। इसके अंदर बोला गया कि आप एमडी डब्ल्यूटीडी बनना चाहते हो, मैनेजर वाली पोजीशन एक्सेप्ट करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में रहते हुए। बट आपको ध्यान रखना है वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस रेंडर करती हो, ये आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा आप रिटेन कर सकते हो सीओपी, उसके साथ आप एमडीडब्ल्यूटीडी का भी काम कर सकते हो, सीओपी भी रिटेन कर सकते हो, आर्टिकल को ट्रेन कर सकते हो, अटेस्ट कर सकते हो फंक्शन, और होल्ड कर सकते हो इक्विटी, सब चीज आपको अलाउ की गई। बट आपको ध्यान रखना है सेक्शन 144 की सर्विसेज आप प्रोवाइड करके नहीं चलोगे। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं, मान के चलो आपकी फर्म भी है और आप किसी कंपनी के एमडी भी बन गए, तो अब आप फर्म से स्टैट ऑडिट कर रहे हो, रिलायंस की स्टैट ऑडिट कर रहे हो फर्म से, तो क्या सर मैं इस कंपनी से इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे सकता हूं? यस, आप दे सकते हो। क्या सर इस कंपनी से मैं सेक्शन 144 की सर्विस दे सकता हूं? नहीं दे सकते। सेक्शन 144 की सर्विसेज आप अगर ऑडिटर हो तो आप सेक्शन 144 की सर्विसेज नहीं दे सकते। मानता हूं दोनों अलग अलग है, बट यार दोनों के अंदर पर्सन तो एक ही है ना, इसलिए आपको मना कर दिया गया। सेक्शन 144 की सर्विसेज आप कंपनी के थ्रू भी उस पर्टिकुलर ऑडिटी क्लाइंट को नहीं दे सकते, ये आपको बोल दिया गया। अब जो हमारी रीसेंट डिसीजन है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के, वो आप प्लीज एक बार हमारी बुक से रीड कर लेना, काफी अच्छे से मैंने सेग्रीगेट करा हुआ है, जस्ट उसको आप एक बार रीड करके चलना, क्योंकि काफी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। अब आता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का। देखो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जब मैं बात करूंगा तो इजी वे में मैं बता देता हूं। अगर आपका फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिल्टी हुआ तो कौन प्रोसीड करेगा? सर हमारा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन प्रोसीड करेगा। अगर आप सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हुए तो कौन प्रोसीड करेगा? हमारा डिसिप्लिनरी कमिटी प्रोसीड करेगा। देखो सेकंड शेड्यूल में थोड़ी सी हार्श पनिशमेंट है, फर्स्ट शेड्यूल में थोड़ी सी इजी पनिशमेंट है। अगर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप गिल्टी पाए गए, आपकी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई, फिर आप गिल्टी पाए गए, तो या तो आपको रेप्रिमांड कर सकते हैं, आपका नेम रिमूव कर सकते हैं अप टू 3 मंथ, 3 महीने के लिए ही आपका नेम रिमूव कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए तक का। तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है सर। जब अगर आप सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी पाए गए तो डिसिप्लिनरी कमेटी आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? या तो रेप्रिमांड कर सकती है, आपका रिमूव कर सकती है नेम कितने भी पीरियड के लिए, या परमानेंटली भी रिमूव कर सकती है, या फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है 5 लाख रुपए तक का। तो ये आपका रेप्रिमांड दोनों अलग अलग है, दोनों की पनिशमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इस केस के अंदर अगर आप गिल्टी पाए नहीं गए, इट मींस स्टार्टिंग में डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने देखा यार इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में ये गिल्टी नहीं हो सकता, प्राइमा फेसी ओपिनियन में गिल्टी नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया, तो उस केस के अंदर भी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन देखेगी कि एक्चुअल में गिल्टी नहीं है या एक्चुअल में गिल्टी है। अगर एक्चुअल में गिल्टी नहीं है उस केस के अंदर मैटर क्लोज हो जाएगा। अगर एक्चुअल में गिल्टी है तो फिर वो क्या कहेगी? डिसिप्लिन डायरेक्टरेट वापस इसको चेक करो, वापस इसको चेक करो, यहाँ पे गिल्टी हो सकता है, फिर वो वापस से आपका यही वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। सर अगर मुझे आगे वापस कंप्लेंट करनी है, मान के चलो मुझे गिल्टी पाया गया बट मुझे आगे अपील करनी है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हो विद इन 90 डेज के अंदर। ध्यान से सुनो, कितने डेज के अंदर? विद इन 90 डेज के अंदर। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए विद इन 90 डेज, जब से ऑर्डर पास हुआ विद इन 90 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। ये पूरा हमारा प्रोफेशनल एथिक्स था, 10 पेजेस के अंदर हमने काफी अच्छे से कवर किया है। ये आपको प्रोफेशनल एथिक्स की पीडीएफ कहां पे मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही काफी सारे कंटेंट आने वाले हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करके भी चलिए। और अगर आपको कोई भी बैच परचेज करना है एसए विद एथिक्स, या सिर्फ एसए का बैच परचेज करना है, तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हो। 10 या 12 डेज के अंदर 75% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगर आपको एनरोल करना है तो वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हो। बुक चाहिए तो वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। सो थैंक यू गाइस।